हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल था और बुढ़ाओ ने जेंगो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर दिया था और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ था। जेंगो बुढ़ो से कहता है कि तुम सच में अपनी ब्लीड का इस्तेमाल मेरे ऊपर करोगे। इस पे बुढ़ो उसे कहते हैं कि तुम्हारी फट रही है क्या, तुम ईट रैंक के अवेकनिंग पावर हाउस हो और ऊपर से तुम्हारे पास यहाँ पे कई सारे वाटर एलिमेंट फॉरबिडन स्पेल्स भी हैं और मेरे पास सिर्फ एक स्वॉर्ड है, तुम्हारी इससे फट रही है। लेकिन इसी बीच इन दोनों के बीच में एक आइस बैरियर आ जाता है और डुआन इन दोनों से कहता है लड़ना है बाहर लड़ो जाके, यहाँ पे ना लड़ो नहीं तो पूरा कैंप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कई सारे लोगों को नुकसान भी होगा। लेकिन वो आगे कह पाता है कि इससे पहले यहाँ पे बीहान आ जाता है जो कि डुआन से कहता है कि यहाँ के लोगों के लिए कैसा रहेगा मैं और जियांग यहाँ पे लाइफ एंड डेथ बैटल कर ले। इसके बाद ये हवा में उड़ते हुए कहता है कि उसने मेरा हाथ चुरा लिया था, 2 दिन से मैं कुछ कर नहीं पाया, इसलिए मैं उसकी जान लेने के लिए आया, वो भी इसी हाथ से। इस पे डुआन को भी यही लगता है कि सबसे बेस्ट आउटकम यही रहेगा, यंगर जनरेशन अपने मामले अपने में ही सुलझा ले तो फिर ओल्डर जनरेशन को यहाँ पे पंगा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जियांग उसे कहता है मुझे पता है कि साले तू किसी खिचड़ी पका के आया है, चल बता दे तुझे क्या चाहिए, कैसी शर्तें रहेंगी। इस पे बियान आगे से कहता है समझदार हो और वो उसे बताता है कि डुएल के दौरान में जियांग यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसमें जेनगाओ का ऑर्गेजम ही आ जाता है। वो आगे हंसते हुए कहता है कि यही मैं अपने पोते से उम्मीद कर सकता हूँ, कोई भी चालाकी नहीं और बाकी लोगों को भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे 9 मियास्मा के ऊपर ब्लॉक लगाने पे। सिर्फ बुढ़ो को दिक्कत थी। वो आगे से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसी शर्तें रखने की, तुम्हारे मन में जो है वो तुम करोगे क्या, हिम्मत है तो फिर मुझसे लड़ाई करो ना, बच्चों को क्यों परेशान करते हो। हालांकि जियांग बुढ़ो को रोक लेता है, ये कहते हुए धीरज रखो यार, तुम हर मामला ताकत के साथ सुलझाया नहीं जा सकता है, अगर टाबू इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, मेरे पास अपने तरीके हैं उसे निपटने के लिए। बुढ़ो से पूछते हैं कैसे तरीके भी। इस पे जियांग बुढ़ो से कहता है कि आप मुझे यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक नहीं सिखाने वाले थे क्या। बुढ़ो से कहते हैं सिखाने वाला था लेकिन अब थोड़ी ना सिखा सकता हूँ, तुम्हारी तो कमर खुद चुकी है, अब तुम किसी भी पल दफनाए जा सकते हो। पीछे से होंग योंग चिल्लाते हुए कहती है ये मजाक थोड़ी ना है भाई, उसे 10 साल लग गए थे यहाँ पे इस टेक्निक को सीखने के लिए, वहीं पे जीकोंग को अभी भी तक सिर्फ बेसिक ही आते हैं, वो पूरी तरीके से सीखा नहीं है। जिसपे बियान पीछे से चिल्लाते हुए कहता है तो फिर क्या मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या भाई। लेकिन जियांग आगे से कहता है नहीं, सिर्फ 5 मिनट तो इतना ही काफी है। जिसपे पड़ोस के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं 5 मिनट में मैगी नहीं बन पाती भी, तुम्हें यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक सीखनी है, वो भी लो लेवल की, ये कोई टेक्निक नहीं है। वह बिहान को कोई दिक्कत नहीं थी, वो आगे से कहता है 5 मिनट ही चाहिए ना, 10 देता हूँ जाओ। वह बूढ़ो को अभी भी गुस्सा आ रहा था लेकिन जियांग जैसे उनकी शॉट भगाता है तो वो शॉट यहाँ पे जियांग के लिए हिलने लगती है। इससे बूढ़ो को समझ में आ जाता है कि फॉरबिडन जोन के अंदर जो शॉट हिल रही थी वो जियांग की वजह से नहीं बल्कि जियांग की वजह से हिल रही थी। तो फिर बूढ़ो यहाँ पे जियांग को ये टेक्निक सिखाने के लिए मान जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि इन लोगों को यहाँ पे डुअल एरिना बना देता है। इसके पास ऐसा एबिलिटी है तो फिर यहाँ पे मिट्टी और आइस को मिला के एक एरिना बना देता है। बिहान उस एरिना के ऊपर आके यहाँ पे जियांग से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी सीख जाओगे, अगर ज्यादा इंतजार कराओगे तो फिर काफी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। पिछली बार तुमने टैबो का इस्तेमाल करके मुझे हरा दिया था लेकिन इस बार मैं पक्का हर किसी के सामने तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद हम लोग जीगोंग को देखते हैं जो कि उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये लोग बैरियर के अंदर फंसी गए थे। वह पे उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, अगर वो जियांग को यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने ले देते तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। हालांकि टैंग जिन उसे कहते हैं कि चिंता न करो बुढ़ो, इतनी जल्दी कोई बेवकूफ सा डिसीजन नहीं लेंगे, सब कुछ ठीक ही होगा। इसके बाद हम लोग बुढ़ो को देखते हैं जो कि जियांग को यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग टेक्निक सिखा रहे थे और वो जियांग को बताते हैं कि हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड एक तरीके से विल पावर की ब्लेड है, यानी कि आत्म इच्छा की। इसलिए जियांग को यहाँ पे अपनी जिंदगी और मौत की इच्छा से परे जाना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा और बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी हेजिटेशन के अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो जाके यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग शॉट का इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली यही था कि अगर जब भी स्लैश मारो तो यही सोच लो कि ये स्लैश उसकी जिंदगी का आखिरी स्लैश होने वाला है। इसलिए बुढ़ो जब आगे से यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने निशाना सीधा जेनगाओ की तरफ किया था। जेनगाओ आगे से कहता है मुझे मारने की तैयारी कर रहे हो क्या, और वो अपनी तरफ से सभी डिफेंस को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। डुआन यहाँ पे उन दोनों से दोबारा कहता है कि ये डुअल यंगर जनरेशन के बीच में है, अगर ओल्डर जनरेशन ने कुछ भी किया तो इस बार मैं बीच में घुस जाऊंगा और हाथापाई पे उतर आऊंगा। लेकिन बुढ़ो ने यहाँ पे वो स्लैश यहाँ पे जीगोंग के ऊपर नहीं मारा था बल्कि वो कहीं और पे ही जा रहा था, जिसके बाद वो स्पेस को सेटर करके किसी ड्रैगन की एक मुंडी या फिर हाथ को काट देता है। ये ड्रैगन यहाँ पे जेनगाओ के ऊपर हमला करने के लिए आ गया होगा, कोई पुरानी रंजिश रही होगी, लेकिन बुढ़ो ने उसे रोक दिया। वो ड्रैगन जाते हुए कहता है बुढ़ो मैं तुमसे बाद भी निपटूंगा, अभी के लिए जा रहा हूँ, हाथ जो ठीक करना है मरहम पट्टी करवानी है। डुआन बताता है कि ये ब्लैक ड्रैगन यहाँ पे यांगटेस की बॉटम लेयर से आया है जो काफी टाइम से यहाँ पे छुपा हुआ होगा और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, सबका ध्यान यहाँ पे डुअल के ऊपर था, लेकिन बुढ़ो ने उसे नोटिस कर लिया। जिसपे बुढ़ो आगे से बताते हैं कि शायद वो ड्रैगन यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स के पीछे आया होगा, उसकी कल्टीवेशन के हिसाब से वो शायद से 8 अवेकनिंग मिड स्टेज का ड्रैगन होना चाहिए, यानी कि लगभग जेनगाओ के बराबर का, जिससे जेनगाओ की भी फट जाती है कि बुढ़ो के अंदर सच में दम है। इसके बाद बुढ़ो जियांग से पूछते हैं कि स्किल कैसी थी, तुमने सीख ली ना। जियांग आगे से कहता है सुपर कूल थी। इसके बाद वो जियांग से उनकी शॉट लेता है तो बुढ़ो से कहते हैं मेरे इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे क्या। इस पे जियांग बुढ़ो से कहता है कि अभी आपको पता चल जाएगा और वो बुढ़ो से कह के जाता है कि जब मैं शॉट का इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं सुपर कूल दिखूंगा। फिर होंगे बुढ़ो से पूछती
पूछती है कि वो सच में यहाँ पे जियांग को मौत की तरफ ढकेल देंगे क्या। अगर वो यहाँ पे मारा जाता है तो फिर वुजेंग को फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी और जो भी बेनिफिट यहाँ पे जियांग को मिलने थे वो सभी उसे मिल जाएंगे। इसलिए वो जियांग की मदद करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती है। इस पे बड़ो उसको बताते हैं कि लाइफ एंड डेथ एरिना यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की मर्जी से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी उसके बीच में नहीं घुस सकता है। और ऊपर से वुसेंग के ग्रैंडफादर यानी कि जुआनजी यहाँ पे पहले ही आ चुका है, जिसका नाम बदल के यहाँ पे वुसेंग कर दिया गया है, लेकिन मैं जुआनजी ही बोलूंगा। भाड़ में जा ट्रांसलेटर, तेरी मर्जी का गुलाम नहीं हूँ मैं। बड़ो यहाँ पे होंगियो को बताते हैं कि यहाँ पे जुआनजी बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जियांग नाइन के अंदर कोई भी कियाओस हो, जिसके लिए वो यहाँ पे कुछ भी करने को राजी है। इस पे होंगियो आगे से पूछती है तो फिर क्या इसके लिए हम लोग यहाँ पे जियांग को सेक्रीफाइस करने वाले हैं, लेकिन बड़ो आगे से बताता है कौन इसे सेक्रीफाइस करने वाला है। मैंने अभी उसको यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड शॉर्ट टेक्निक सिखा दी है। हालांकि होंगियो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि कोई पदक झपकते ही स्किल कैसे सीख सकता है। वो हमें पता है कि प्लॉट आर्मर के साथ लोग मर के भी जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद जियांग एरिना के बीच में आ जाता है और बीहान उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हेवन स्प्लिटिंग जैसी कोई कचड़ी टेक्निक के साथ मुझे यहाँ पे हरा सकते हो। जियांग उसे कहता है कि कचड़ा है या नहीं ये तुम्हें भी बाद में पता चल जाएगा। इस पे बीहान आगे से अपना ऑरा निकालते हुए कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम बिना नाइन मियास्मा विंग्स के साथ मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। इसके बाद हम लोग बॉयफ्रेंड और यहाँ पे वुसेंग को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि बिना नाइन मियास्मा विंग के यहाँ पे जियांग जिंदा नहीं बचेगा, मुझे लगता है कि उसकी मौत यहीं पे ही होगी। वह भी पूरी तरीके से तैयारी करके आया है, उसने कई सारे मार्शल आर्ट हार्ट्स को तैयार किया है और साथ ही में उसके पास एक स्ट्रॉन्गर वेपन भी है। जो स्वॉर्ड उसके हाथों में है वो यहाँ पे ग्रैंडजिया डिवाइन वेपन लिस्ट की 20th रैंक पे आती है, मून सोल वेपन। वह भी जियांग से कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें चैलेंज किया है इसलिए मैं पहला मूव तुम्हें देता हूँ कि तुम पहले हमला कर सकते हो, और ये तुम्हारी टूटी हुई स्वॉर्ड के लिए एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात होगी कि वो यहाँ पे मून सोल पावर के खिलाफ हमला करने वाली है। जियांग उसे कहता है बस करो यार। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो यहाँ पे जब हेवनली स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है तो वो उसे डिवाइड कर देता है न्यू फॉर्म्स के अंदर, जैसा कि ज़ीगोंग करना चाहता था। इसलिए वो यहाँ पे ब्लेड ऑफ ह्यूमैनिटी का इस्तेमाल करता है जो कि एडवांस वर्जन है हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड का। जियांग ने जो स्लैश यहाँ पे मारा था वो एक तरीके से यहाँ पे सोल अटैक था। जिनकी सोल यहाँ पे कमजोर होगी उनके ऊपर काफी ज्यादा असर होगा, इसलिए होंगे यहाँ पे उन लोगों से कहती है कि आंखें बंद कर लो, जिनकी सोल कमजोर होती है। ये देख के बड़ो भी हैरान हो जाते हैं कि जियांग ने यहाँ पे सक्सेसफुली उस टेक्निक को सीख लिया और उसने यहाँ पे टारगेट की सोल और कॉन्शियस को यहाँ पे टारगेट किया है। हालांकि हम लोग बियांग को देखते हैं और उसे घंटा कुछ नहीं होता, वो आगे से कहता है कि तुमने सोल अटैक किया है, क्या यही है तुम्हारी सो कॉल्ड हेवन स्प्लिटिंग शॉट की ताकत? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सौ फैमिली के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल सोल होती है? इसके बाद वो आगे से यहाँ पे फुल मून टेक्निक का स्टार मून स्लैश इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इसका सामना करके दिखाओ। इसके बाद यहाँ पे जियांग ज़ीगोंग से कहता है कि यहाँ पे फर्स्ट ब्लेड ब्लेड ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाती है और सेकंड ब्लेड यहाँ पे बेसिकली जियांग यहाँ पे डिवाइडेड वर्जन दिखा रहा है ज़ीगोंग को, और सेकंड ब्लेड यहाँ पे ब्लेड ऑफ अर्थ कहलाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे बिहान की टेक्निक के ऊपर एक स्लैश मारता है तो उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो बिहान की टेक्निक को न्यूलिफाई करते हुए स्लैश सीधा ज़ीगोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इससे बिहान की आंखें बाहर आ जाती है और उसे बेहद दर्द होता है, और इन दोनों की पावर की वजह से यहाँ पे एरिना पूरी तरीके से टूटने लगा था। डुआन आगे से कहता है थोड़ा हाथ में लड़ो यार, साला एरिना बनाते हुए मेरी कमर टूट गई, तुम लोग एक्सप्लोड करे दे रहे हो। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे आइस का इस्तेमाल करते हुए एरिना को ठीक करने लगता है ताकि एरिना टूटे नहीं। तो हम लोग बिहान को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी जियांग के शॉर्ट अटैक की वजह से। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, सॉरी फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम था अल्टीमेट आर्क एंड आर्ट। तो फिर हम लोग देखते हैं कि आसपास की जितनी भी शॉर्ट थी वो यहाँ पे आपस में घुल मिल के एक बहुत बड़ी शॉर्ट के अंदर बदल जाती है, बेसिकली डिवाइन वेपन। इसके बाद बिहान यहाँ पे उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करके मून सोल मियारेट शॉर्ट्स रिटर्न टू दी ओरिजिन का इस्तेमाल करता है। इसमें वो सभी शॉर्ट यहाँ पे जियांग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिस वजह से बैटल एरिना के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है और डुआन सभी लोगों से कहता है तुम भी जोर लगाओ यार, अगर बैटल एरिना टूटा तो फिर सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तो फिर बिहान को ऐसा लग रहा था कि इस टेक्निक के सामने यहाँ पे जियांग टिक नहीं पाएगा। वो आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम अभी इस डिवाइन रैंक टेक्निक के सामने टिक नहीं पाओगे, तुम्हारी हेवनली स्प्लिटिंग ब्लेड इसके सामने कुछ भी नहीं है और बिना टाबू के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जियांग आगे से कहता है अभी बताता हूँ। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे हेवंस ब्लेड स्लैश ऑफ कर्मा का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर यहाँ पे डिवाइन वेपन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और उसी स्लैश के साथ ही हम लोग बिहान को देखते हैं और इसकी भी बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि एरिना के साथ में बिहान भी निपट जाता है और जनगांव चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता था अपने पोते को बचाने के लिए। हम लोग ज़ीगोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड की डिवाइडेड वर्जन को देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि साउचे ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो वो सालों तक नहीं कर पाया था। कहता कि होंगियो भी हैरान हो जाती है कि 5 मिनट के अंदर जियांग ने यहाँ पे हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया। बड़ो आगे से कहते हैं कि उसने सीखा ही नहीं बल्कि उसे यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स के अंदर डिवाइड भी कर दिया जो ज़ीगोंग नहीं कर पाया था। तो फिर 3 की तिकड़ी भी यहाँ पे जियांग को देख के हैरान हो जाती है कि जियांग ने इतनी जल्दी यहाँ पे ऐसी टेक्निक को मास्टर कर लिया जिसको सीखने के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। तो फिर हम इन दोनों को देखते हैं और इनके टसुए भेजा रहे थे, तुमने कुछ नहीं किया, तुम फ्री का माल लूटने के लिए आई हो यहाँ पे और मैं तुम्हें दी भी आओ, भाग जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें यहाँ पे ग्रैंडजिया के 3 इनविजिबल्स के बारे में बताया था, पहला तो जुबानजी, जिसके बाद हमारी मुलाकात दूसरे से होती है जो यहाँ पे जुबानजी से कहता है कि बूढ़ों का डिसाइपल काफी ज्यादा कमाल का है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए, अगर हम उसे यहाँ पे हीरे की तरह तरासेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा कमाल का जीनियस बन सकता है। जुबानजी आगे से ये कहता है कि मैं भी उसे मारने के बारे में नहीं ही सोच रहा था। इसके बाद हमें दूसरे
इनविंसिबल के बारे में बताया जाता है, जो कि स्वॉर्ड गॉड जीलिंग क्यू था। और वो यहाँ पे जुबानी से कहता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर तुम अभी कुछ भी नहीं करते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जेंगाओ यहाँ पे इसे आसानी के साथ जाने देगा। इस पे जुबानी आगे से कहता है ऐसा कैसे, जिसके बाद वो अपने प्रेशर को यहाँ पे रिलीज करता है, जिससे जेंगाओ अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। जेंगाओ यहाँ पे जुबानी से कहता है कि मेरा पोता यहाँ पे मारा गया है, मुझे यहाँ पे इंसाफ लेना ही पड़ेगा। लिंग यहाँ पे जुबानी से कहता है कि देखा, जैसा मैंने कहा था कि वो इस मामले को इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला है। इस पे जुबानी यहाँ पे जेंगाओ से कहता है कि तुम इतने तो बुद्धिमान हो यार कि तुम्हें यहाँ पे रूल्स के बारे में पता है, इसलिए जो भी लोग यहाँ पे डुअल को जो भी अंजाम हुआ है उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो लोग यहाँ पे नियम को तोड़ेंगे। जेंगाओ यहाँ पे अभी के लिए भले ही इस चीज को मानने के लिए राजी था, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग जियांग को देखते हैं और इसे खुजली मच रही थी। ये यहाँ पे जेंगाओ के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी एक स्लैश बाकी है और मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और ये जेंगाओ के ऊपर हमला सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जेंगाओ ने टैंग जिन, जीगोंग और कई सारे लोगों को उंगली की है। पुरानी कहानी में बताया नहीं था कि सब फैमिली कैसे इन्हें बुली ही करती आ रही है। हालांकि बड़ों से कहता है कि उसके साथ लड़ाई न करना, नहीं तो वो तुम्हारी चीथड़े उड़ा देगा। इस पे जुबान आगे से कहता है अब अगर शेर खुद ही मरना चाहता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। स्वॉर्ड गॉड यहाँ पे लिंग आगे से कहता है अब उसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है, वो मरने को इतना उतारू है तो मरने देते हैं। इसके बाद हम लोग जेंगाओ को देखते हैं और वो भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि जियांग ने यहाँ पे पहल की है, इसलिए कोई भी यहाँ पे जेंगाओ को रोकने वाला नहीं है। जेंगाओ से कहता है कि तुम्हारी ये औकात की तुम मेरे ऊपर स्लैश मारो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जियांग आगे से यहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रेट वे, अपहोल्ड जस्टिस और एरिकेड ईवल यानी कि इंसाफ का नेता और दुश्मन का भगोड़ा दोनों के स्किल इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जेंगाओ के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है। साथ ही में वो यहाँ पे इस स्किल के अंदर ऑल थिंग्स ग्रो यानी कि अपने डिवाइन टैलेंट और क्रिएशन टैलेंट का भी इस्तेमाल करता है। इससे स्लैश की पावर और भी कई गुना बढ़ जाती है। इस पे ये तीन की तिकड़ी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जियांग ने जो यहाँ पे पावरफुल फोर्स निकाली है उसको यहाँ पे 5 रैंक के अवेकनर से मिलाया जा सकता है और दोनों के बराबर ही लेवल होगा। हालांकि जेंगाओ के सामने ये अटैक कुछ भी नहीं था क्योंकि वो 8th रैंक का अवेकनर है और वो जियांग से कहता है कि तुम्हारा मास्टर भी मुझे यहाँ पे हरा नहीं सका और तुम्हें लगता है कि तुम हरा दोगे, जिसके बाद वो एक उंगली का इशारा करता है और काफी इजीली यहाँ पे जियांग के स्लैश को ब्लॉक कर लेता है। हालांकि जेंगाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब जियांग यहाँ पे टाबू स्किल यानी कि इंसेक्ट का इस्तेमाल करता है। जियांग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने तुम्हारे ऊपर स्लैश मारा तो फिर मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। वो स्लैश बस एक कंटेनर की तरह था, मैं यहाँ पे असली इस्तेमाल तो टाबू का करने वाला हूँ और किसी ने नहीं कहा कि मैं इस फाइट के दौरान में यहाँ पे नाइन मियास्मा विंग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जियांग ने लगभग यहाँ पे कम से कम 1 लाख के आसपास इंसेक्ट को रिलीज किया था, जिसके बाद वो यहाँ पे उन्हें एक्सप्लोड कर देता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। लेकिन जेंगाओ वो आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने के लिए इतना काफी होगा। वह पे डुआन सभी लोगों से कहता है भागो रहने तो फिर हम लोग यहीं पे ही मारे जाएंगे। इसके बाद हम लोग जेंगाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करने वाला था क्योंकि जियांग फ्यूचर में बहुत बड़ा परेशानी बन सकता है। इसके बाद वो कर्स ऑफ द वाटर ब्लेड एक्सप्लोड का इस्तेमाल करता है और जियांग की बॉडी के अंदर एक फॉरबिडन स्पेल अप्लाई कर देता है, जिससे जियांग एक सेल के अंदर कवर हो जाता है, जिससे जियांग की बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड था वो यहाँ पे जेंगाओ कंट्रोल कर रहा था। और जेंगाओ यहाँ पे जैसे जैसे ब्लड को कंट्रोल करता है वैसे वैसे जियांग के हालात खराब होने लगते हैं और उसकी नाक से खून बहने लगता है। हम लोग जीगाओ को देखते हैं और ये अभी भी बैरियर के अंदर ही था। वहीं पे ये दोनों जियांग को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहीं पे ये दोनों भी। हालांकि इनके फादर और ग्रैंडफादर दोनों इन्हें रोक लेते हैं। ये कहते हुए कहाँ जा रही हो भाई, वहाँ पे जाने का मतलब सीधा मौत को दावत देना है। ये दोनों अपने फादर और ग्रैंडफादर से कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे जियांग को नहीं बचा सकते हैं। इस पे वो दोनों यहाँ पे बताते हैं कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई यहाँ पे ब्लड एक्सप्लोजन के साथ कर्स हो जाता है तो फिर वो लोग जितनी जल्दी मर जाए उतना जल्दी उनके लिए बेहतर रहता है। वो यहाँ पे जियांग की मदद करने के लिए गए हुए हैं, देखते हैं कि वो कुछ कर पाते हैं या नहीं। फिर दोनों जब यहाँ पे जेंगाओ से कहते हैं कि उसे जाने दो तो फिर जेंगाओ आगे से कहता है कि पहले ही काफी ज्यादा देर हो चुकी है, थोड़ी देर में जियांग यहाँ पे फूड के ही मर जाएगा और तुम लोग एंजॉय करो ना यार। तो फिर ये दोनों अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जेंगाओ के ऊपर स्लैश मारने लगते हैं, लेकिन जेंगाओ अपने वाटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उन दोनों के स्लैशेस को ब्लॉक कर लेता है, जिसपे ये दोनों लगातार स्लैशेस मारते हुए कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर सकते हो। फिर हम लोग जियांग को देखते हैं और ये बौखलाया जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था और इसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जा रहे थे। फिर जेंगाओ आगे से कहता है कि तुम्हारी डिसाइपल की अब अंतिम छड़ी आ चुकी है। इसके बाद वो आगे से अपनी मुट्ठी को बंद करता है और यहाँ पे ब्लड को एक्सप्लोड कर देता है। तो फिर हम लोग जियांग को देखते हैं जिसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड कर जाती है एकदम ब्लास्ट तरीके से। कूल था भाई, ये पहली बार मेन कैरेक्टर को मरते हुए देख रहा हूँ, मजा आ गया। हम लोग जीगाओ और यहाँ पे मड़ो को देखते हैं और वहीं पे इन दोनों को भी ये आगे से कहते हैं ये सच नहीं है माँ, ये सच नहीं है, मास्टर इस तरीके से नहीं मर सकता। हम लोग जेंगाओ को देखते हैं जो कि पागलों के तरीके हंसने लगता है। ये कहता है कि पोते तेरा बदला मैंने ले लिया। वहीं पे इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पे जेंगाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हुए कि आज किसी भी कीमत पे मरना चाहिए। हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि जुआन से कहता है कुछ करो नहीं तो ये दोनों भी यहीं पे ही मारे जाएंगे और भी ज्यादा मौतें होंगी। इसलिए जुआन यहाँ पे अपने प्रेशर को रिलीज करता है और इन दोनों को एक ही जगह पे रोक देता है, ये कहते हुए कि मैं इस लड़ाई के लिए जगह बदलना चाहूंगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जियांग दोबारा वापस आ जाता है, क्योंकि जुआन से कहता है कि नहीं ये जगह यहीं पे ही रहेगी और मैं और ये दोनों फाइट करेंगे। इसके बाद जियांग दोबारा अपीयर हो जाता है, जिसको देखिए ये लोग हैरान हो जाते हैं। जियांग यहाँ पे जेंगाओ से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ मर जाऊंगा, क्या मेरे पास यहाँ पे ट्रम्प कार्ड नहीं होंगे तुम्हारी तरीके। कहता कि जेंगाओ भी हैरान हो जाता है कि ये भड़वा जिंदा कैसे है, इसे तो मैंने अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि जियांग ने ऐसा क्या किया कि वो जिंदा बच गया। साला इस अटैक से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वहीं पे इन दोनों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। हम लोगों को यून सा और इन दोनों से पता चलता है कि इन लोगों
लोगों को स्प्लिट विलेज के अंदर, यानी कि वही नन वाला विलेज जहाँ पे जियांग एमवीपी रहा था, उसके दौरान इन लोगों को यहाँ पे एक आइटम नहीं मिला था, स्पेशल आइटम, जिसकी मदद से ये लोग यहाँ पे एक फाइटल अटैक को रोक सकते थे। वैसे के लिए एक सेकंड चांस मिल जाता है इन लोगों को। तो उसी पेंडुलम की वजह से यहाँ पे जियांग इस अटैक को डॉज कर पाया था और जिंदा बच गया था। तो ये कोई प्लॉट और नहीं था, ऑथर ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। फिर इसके बाद जियांग यहाँ पे जंगाओ से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सके तो फिर अब मेरी बारी है, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद जियांग यहाँ पे अपनी 5 मिलियन की आर्मी को रिलीज कर देता है, जिसको उसने अभी तक यहाँ पे बचा के रखा हुआ था। जिंगाओ आगे से कहता है कि ये तो क्लेमिटी लेवल का डिजास्टर है, ये कैसे यहाँ पे इतने सभी को रिलीज कर सकता है। कहता कि जुआनजी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जियांग तो अभी हाल ही में अवेकन हुआ है ना, उसके पास इतने ज्यादा इंसेक्ट कहाँ से आ सकते हैं, और वो इन सभी चीजों को जिम्मेदार खुद को ही मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जियांग को ये सब कुछ करने की परमिशन जो दी थी। हालांकि लिंक उसे कहता है कोई बात नहीं, बस शो का मजा लो। फिर जियांग जिंगाओ से कह देता है कि भले उसे अगर यहाँ पे अपने 9 मियास्मा विंग्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़े तो भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन आज वो यहाँ पे जिंगाओ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कई सारे इंसेक्ट यहाँ पे जिंगाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जिंगाओ आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है अभी भुइयां छीनने के लिए बैठा हो क्या, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जब वो कुछ करने की कोशिश करता है तो फिर उसे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। बेसिकली जुआनजी ने उसके ऊपर भी अपने प्रेशर को रिलीज किया, जिससे अब ये हिल नहीं पा रहा है। और उसी टाइम पे सभी इंसेक्ट तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिंगाओ के ऊपर हमला बोल देते हैं। मोहानकियो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि जुआनजी यहाँ पे जियांग की मदद क्यों कर रहा है। तो फिर लू के फादर उसे बताते हैं कि जियांग को ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पे अवेकन होने के साथ ही कई सारी पावर्स को शो किया है और उसने दिखा दिया है कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। तो फिर जुआनजी यहाँ पे जियांग की मदद क्यों नहीं करेगा। ग्रैंड जियांग यहाँ पे किसी भी टाबू को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई टाबू इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, जिसके पास डिवाइन रैंक हो और उसने यहाँ पे डिवाइन ब्लेड तक की चीजों को इस्तेमाल किया हो, तो फिर वो लोग ये रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ में। और जियांग ने जो कि इतने टाइम के अंदर ये सब कुछ करके दिखाया है, तो फिर उसे यहाँ पे एक्सेप्शन, बेसिकली अपवाद क्यों नहीं बनाया जा सकता है इन रूल्स को तोड़ के। हम लोग ज़िगोंग को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब मरोगे, तुम सबके सब मरोगे, मुझे मारना इतना ज्यादा इजी नहीं है, मेरे पास अभी भी यहाँ पे कई सारे ट्रम्प कार्ड बचे हुए हैं। जिंगाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआनजी का यहाँ पे जो आया है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, अगर वो अपनी पूरी जान लगा दे तो फिर वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके, सॉरी, उस प्रेशर को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ सकता है। अब वो मरने की कगार पे खड़ा है, तो फिर यहाँ पे इज्जत बचाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ, बस यही मायने रखता है। जिसके बाद वो आगे से हिडन कर्स का इस्तेमाल करता है डिवाइन माइट के साथ में, और जियांग के ऊपर दोबारा सरप्राइज अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि जा मर जा। और जियांग का यहाँ पे राम राम सत्य हो जाता है अगर लिंक्यू, बेसिकली शॉर्ट गॉड, अगर यहाँ पे पहल न करता। वो अपनी शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए जिंगाओ के ऊपर स्लैश मारता है, जिससे वो बीच में ही रुक जाता है। और लिंक्यू यहाँ पे उसे कहता है अगर तुमने और भी उछल कूद की तो फिर इस बार मैं तुम्हारी गर्दन ही उड़ा दूंगा। इस पे जिंगाओ आगे से कहता है कि गैंग बैंग कर दो मेरे साथ, साला सबके सब मेरे पीछे पड़े हुए हो, साला मैं यहाँ पे फेयर फाइट कर रहा हूँ, तुम ही लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो, पहली बार हीरो की तरह मैं पिट रहा हूँ यहाँ पे, जो तरीके से सच है। फिर इसके बाद जियांग आगे बढ़ता है और वो अपने इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करके जिंगाओ के ऊपर धमाके करने लगता है। वहीं पे जिंगाओ आगे से मरते हुए बताता है कि मैंने इस नेशन के लिए अपनी जान खतरे में डाली, कई सारे बीस्टों को मारा है, कई सारी चीजों को रोका है, कहता कि एशियन गॉड चर्च के खिलाफ भी मैं गया हूँ और उसे भी हराया हूँ, मैं ग्रैंड जिया का एक पिलर सपोर्ट हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते हो। इसके बाद वो जियांग से कहता है क्या तुम मुझे सच में मारने वाले हो, जिसमें जियांग उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी जा ही चुकी है, बस सोली बची है, तो मर ही जाओ ना यार। तो फिर जियांग यहाँ पे जियांग को अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने लगता है, ये कहते हुए तुम मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, बस मुझे छोड़ दो। जियांग पीछे मुड़ के इन दिनों से पूछता है क्या सोचते हो, तो ये दोनों चुप थे कि साले हमसे क्यों पूछ रहा है, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए तू रखना, हमें क्यों बीच में ला रहा है। इसके बाद जियांग यहाँ पे जुआजी से कहता है कि अगर जुआजी उसे छोड़ देता है तो फिर वो डेंजन्स के अंदर जाएगा फाइट करने के लिए, उसे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ करेगा। इसके लिए एक तरीके से गुलामी दिखे कि डेंजन्स के अंदर कई सारे बीस्ट रहते हैं और उन्हें मारना पड़ता है ताकि वो शहर के अंदर ना आए। जुआजी को ये सौदा काफी ज्यादा फायदेमंद लगता है, इसलिए वो मान जाता है और वो जियांग से कहता है कि तुमने कई सारी फोर्सेस को करप्ट किया है और कई सारे लोगों को मारा भी है, क्या तुम इसके लिए गिल्टी मानते हो खुद को। इसके लिए जियांग हाँ कहता है। जुआजी उससे कहता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा, तुम्हें एक मैजिक स्पेल के साथ बांध दिया जाएगा और तुम डेंजन के अंदर वैंगार्ड की तरह रहोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। और जियांग इस चीज के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद जियांग के ऊपर डिवाइन कर्स लगा दिया जाता है और अगर जियांग यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ये स्पेल ब्लास्ट कर जाएगा और जियांग मारा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ग्रेट जिया के 3 पावरफुल गॉड्स की पावर मिली हुई है। इसके बाद जुआजी जियांग के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम इस जजमेंट से सेटिस्फाई हो या फिर मैं कुछ और करूँ, लेकिन जियांग को और कुछ भी नहीं चाहिए था, वो इन सभी चीजों के लिए हाँ कहता है। उसी टाइम पे डुआन यहाँ पे जुआजी के पास आता है और उसे बताता है कि पॉइजन जो आसमान में फैला हुआ है इससे अबायस के अंदर क्रीचर्स की पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जुआजी बस एक ही चुटकी बजाता है और एक चुटकी के अंदर यहाँ पे जितने भी कीड़े थे वो सभी एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि वो कितने पानी में किसी की एक चुटकी यहाँ पे उसकी पूरी आर्मी को गायब कर सकती है। इसके बाद बुढ़ो खड़े होकर यहाँ पे लाइन मारते हैं, ये कहते हुए कि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे हर कोई फॉलो करता है, जो भी लोग यहाँ पे ग्रैंड जिया के लिए सपोर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे दोस्त रहेंगे और जो भी ग्रैंड जिया के खिलाफ जाएंगे उन्हें यहाँ पे जियांग की तरह गुलाम बना लिया जाएगा। जिसके बाद वो जियांग की तरफ दिखता है और उसका भी बेड़ागर करने वाला था कि उसे पहले ही यहाँ पे मू फैमिली के ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं, बेसिकली मू हानक्यो के ग्रैंडफादर, जो कि यहाँ पे जियांग के लिए वॉच करते हैं, यानी कि उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जियांग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो लोग उसके साथ हैं। साथ ही में टैंग वेंचुआन फैमिली भी आगे से जियांग को सपोर्ट करती है, ये टैंग जिनकी फैमिली है, कहता कि जियांग नाइन आर्मी भी आगे से जियांग को सपोर्ट करती है और साथ ही में जियांग नाइन मार्शल आर्ट फैंक्शन भी। अब सिर्फ ब्लू की फैमिली बची हुई थी, इसलिए लोग अपने फादर
उसे कहती है आप खड़े क्यों हैं, जाइए जाके उसे सपोर्ट करिए, नहीं तो आपका दामाद मारा जाएगा। इसीलिए वो भी यहाँ पे जियांग को सपोर्ट करते हैं, हालांकि उनका सपोर्ट करना दिख नहीं रहा था। हम लोग योंग हुए और बुढ़ो को देखते हैं और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि जियांग ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर दिया था, या फिर ये उसकी किस्मत या फिर प्लॉट आर्मर है कि जियांग को सपोर्ट करने वाली जितनी भी फैमिली है उन सभी का पहले से ही यहाँ पे जेनगाओ के साथ पाला भिड़ा हुआ था, इसीलिए वो यहाँ पे उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स पहले एक एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। छुपाने से चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो जाएंगी, इसीलिए जियांग ने यहाँ पे उसे एक टूल की तरह दिखाया जिनको वो कंट्रोल कर सकता है और उनको पावर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो सभी 9 मियास्मा विंग्स फाइट के दौरान ही फूट गए, यानी कि ब्लास्ट हो गए, इसलिए हर किसी का डर कम हो चुका है। हालांकि अगर वो चाहे तो फिर वो उन्हें दोबारा पाल सकता है। वहीं पे कई सारी फैमिलीज थे जो कि जियांग को अपनाना चाहती है और उससे कहती है हमारी तरफ आ जाओ, हमका ज्वाइन कर लो। इसीलिए जियांग का मन अब काफी ज्यादा कम हो चुका है और जियांग ने सब कुछ शायद से प्लान कर रखा था। बाकी मुझे उसकी बुद्धि देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके बाद जुआन यहाँ पे जियांग से कहता है कि हर किसी ने यहाँ पे तुम्हारे लिए वोट किया है, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बस अपनी जगह याद रखना और अपनी पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना। इसके बाद जुआन यहाँ पे इन लोगों को बताता है कि 10 दिनों के बाद यहाँ पे ग्रेट डे ऑफ जिया होगा, इससे बेसिकली एक और कंपटीशन, और उस कंपटीशन को जीतने पे इन लोगों को कुछ बोनस रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन जो नंबर 1 रैंक यहाँ पे हासिल करेगा उसे बहुत ही ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे और साथ ही में सारी प्रिविलेज मिलेगी, बेसिकली सब्सिडी, स्कॉलरशिप्स वगैरह वगैरह। लेकिन जुआन यहाँ पे जियांग से कहता है कि वो कंपटीशन के दौरान में 9 मियास्मा विंग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर जियांग को ये वाली चीज समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे जुआन जी ने उसे यहाँ पे 9 मियास्मा किंग्स को रोकने से क्यों रोका। इसके पीछे कोई वजह नहीं सिवाय एक कि वो अपने पोते वो जुआन को यहाँ पे नंबर 1 बनाना चाहता है। जुआन जियांग से पूछता है क्या वो इसका इस्तेमाल करेगा, तो जियांग आगे से कहता है नहीं करूंगा भाई, नहीं जेल में नहीं डाल दोगे। तो फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो जब भी यहाँ पे एक क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो फिर उसे एक न्यू पेरेंट बग मिलेगा, बेसिकली 9 की तरह एक और कीड़ा जो कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू कर सकता है। लेकिन टेस्ट के दौरान में उसे ये इस्तेमाल न करने देना, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जुआन से ये देखना चाहता है कि जियान बिना 9 मियास्मा विंग्स के कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जुआन जी यहाँ पे तीसरे इनविंसिबल को बाहर निकालता है जिसका नाम बिग ड्रीमर है, टाइटल है भाई, ये नाम नहीं है। और वो बिग ड्रीमर को बाहर निकाल के कहता है कि आ जाओ भाई, तुम्हारे काम करने का समय हो चुका है। हमें बिग ड्रीमर के बारे में बताया जाता है जो कि ग्रेट जिया का 3 सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक है। हम लोग बिग ड्रीमर को देखते हैं तो इसकी पर्सनालिटी और टाइटल एकदम सेम होता है, ये हमेशा सोती ही रहती है तो बड़े सपने ही देखेगी। इस शो के बाहर निकली है तब भी कह रही है कि थकी हुई हो। बिग ड्रीमर आगे से कहती है कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं और उनकी रैंक काफी ज्यादा हाई है, उसके लिए काफी ज्यादा बड़ा काम है। जुबान जी उससे कहता है कि इन सभी की यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स की जितनी भी मेमोरी है उन सभी की मिटा दो तो फिर मैं तुम्हें 1 साल के लिए सोने दूंगा। इस पे बिग ड्रीमर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत इस चीज के लिए मान जाती है। लेकिन ये बाद में दोबारा कहती है कि उसे थकावट हो रही है, ये काम किसी और को दे दो। इस पे जुबान जी उसे घूर के देखता है तो ये कहती है ठीक ही करते हो यार, घूरो ना, आंखें बाहर आ जाएंगी तुम्हारी। इसके बाद वो आगे से एक चुटकी बजाती है तो वो अपनी ड्रीम ऑफ ए बटरफ्लाई का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की इर्द गिर्द घूमती है, जिससे ये लोग यहाँ पे निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं और सो जाते हैं। और सोने के साथ ही 9 मियास्मा विंग से रिलेटेड जितने भी मेमोरीज है ये सभी भूल जाएंगे उसे। और उन लोगों ने इसका इस्तेमाल यहाँ पे जियांग चन के ऊपर भी किया था। और फिर होंग यूए जब बड़ों से पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तो फिर बड़ों आगे से बताते हैं कि ये जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ग्रेट जिया यहाँ पे कई सारी कंट्री से घिरा हुआ है और बाहर की तरफ काफी ज्यादा टेंशन है। बेसिकली यहाँ पे रिश्ते अच्छे नहीं है, जैसे कि इंडिया के नहीं है। यहाँ पे टोटल 8 मिस्टीरियस फॉरबिडन जोन है और 3 मेजर केवरेंस है, बेसिकली इलाके या फिर शहर बोल लो या फिर कंट्री बोल लो। और वहाँ पे कई सारी अलग अलग रेसेस रहती है, यहाँ तक कि कुछ ईस्टर्न गॉड चर्च भी है, जिसके बारे में आगे पता चलेगा। अगर उन लोगों को यहाँ पे जियांग के बारे में पता चल जाता है कि जियांग के पास कुछ फॉरबिडन टाइप का है तो वो लोग जियांग को किडनैप करके या तो उसका एक्सटॉर्शन करेंगे या फिर उसकी एबिलिटी को चुरा के इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे जियांग की मेमोरी भी सील कर दी जा रही है ताकि वो इस बारे में भूल जाए कि उसके पास कभी 9 मियास्मा विंग से रिलेटेड कुछ भी था। वहाँ पे होंग यहाँ पे बिग ड्रीमर से पूछती है कि यहाँ पे जियांग की मेमोरीज को सील किया जा रहा है तो बिग ड्रीमर आगे से बताती है कि ये सील नहीं है, बस उसकी यहाँ पे सोल को इनहेंस किया जा रहा है जिससे लॉन्ग रेंज के असैसिनेशन को रोका जा सके, जैसे कि कर्स हो गया। क्योंकि जियांग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कमजोर और उसकी फोर्डिनेशन और सोल भी काफी ज्यादा वीक है। लेकिन उसी टाइम पे बिग ड्रीमर को यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे पता चलता है कि जियांग उसकी एबिलिटी से पूरी तरीके से इम्यून है। इसके बाद उड़ते हुए जियांग की तरफ जाने लगती है, कहते हुए कि साला नाटक कर रहा है मेरी एबिलिटी के सामने। हम लोग जियांग को देखते हैं जो बस नाटक करे जा रहा था। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे वो एनर्जी वेव लोगों से टकराई, साला सबके सब बेहोश हो गए, सिर्फ मैं ही बचा है यहाँ पे। ट्री ऑफ ऑल थिंग्स ने उस एनर्जी वेव को पूरी तरीके से रोक लिया और उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। सील किंग तक के यहाँ पे बेहोश हो गया। अगर मैं यहाँ पे जागता रहा तो फिर ये पक्का मेरी बुढ़ी उड़ा देंगे, इसीलिए चुपचाप सोता ही रहूं, बढ़िया रहेगा। मैं फिर जियांग 9 को देखता है तो 9 के टसुए बहे जा रहे थे। वो आगे से कह रही थी मेरी बच्चे सब मर गए। जियांग उसे कहता है हाँ मेरी गलती है, लेकिन जैसे ही लेवल 30 पे पहुंचेगी दोबारा बच्चे बना लेना, टसुए न बहाओ। इस पे ये खुश भी हो जाती है, अबे टसुए बहा रही थी, अब पागलों की तरह हंस रही है। जियांग आगे से कहता है पता नहीं इसका और मेरा क्या कनेक्शन है। उस एरिया में बिग ड्रीमर यहाँ पे जियांग के पास आती है और उससे कहती है बाबू उठे जाओ, नौटंकी ना करो, मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। इस पे जियांग आगे से नौटंकी बंद करता है और यहाँ पे बिग ड्रीमर को उसके नाम से बुलाता है, हुआन यूए सिस्टर कह के। हम इसे हुआन यूए कहेंगे। और वहीं पे हुआन वे काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जियांग ने उसे सिस्टर बुलाया और वो जुबान से कहते हैं देखा साला ये सब मुझे सिस्टर बुलाते हैं। इस पे जुबान आगे से कहता है ठीक ही है। और हमें उसकी मन की बात से पता चलता है कि हुआन यूए 800 साल की है, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों की तरह ही जीती है। जुबान भी ऐसा कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं सकता क्योंकि वो उसकी मुंडी तोड़ देगी। इसके बाद हान यूए जियांग का मुंह पकड़ते हैं और उसे कहते
है कि तुम इधर आओ, तुमने मुझे सिस्टर कहा ना, अब से तुम मेरे छोटे भाई, अगर आज से तुम्हें कोई भी खुली बचे मेरा नाम एकदम खुलेआम इस्तेमाल करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसीबत के टाइम में मैं आऊंगी नहीं क्योंकि मैं सो रही होंगी, तो जहाँ इस्तेमाल करना सोच समझ के करना। सत्य में हो जाते हुए जियांग को यहाँ पे एक रिंग लेके जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी सोल काफी ज्यादा कमजोर है, मैं यहाँ पे उसे ठीक नहीं कर सकती, लेकिन ये प्रोटेक्टिव रिंग यहाँ पे कई सारे की मेंटल सोल अटैक, मेंटल एनर्जी और कर्ज बेस्ड अटैक को रोक लेगी और तुम्हारे ऊपर नजर भी रखेगी, और साथ ही में कर्ज को भी बता देगी कि कौन सा कर्ज है, तो फिर इसे मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझ लो। और वो जाते हुए कहती है कि तुम्हारी सिस्टर सोने जा रही है, लेकिन वो पक्का सपनों में आके तुम्हें विजिट करेगी। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने बस उसे सिस्टर कहा, अब मैं उसका यहाँ पे छोटा भाई बन चुका हूँ, दी ग्रेट ड्रीमर का छोटा भाई। तो फिर होंगे भी अपने मन के अंदर सोचती है, अगर मैं भी सिस्टर बोलूँ क्या तुम इसकी छोटी सिस्टर बन जाऊंगी, ट्राई करके देखते हो, चांस तो है वैसे। इसके बाद जुबान से यहाँ पे जियांग को दोबारा टूर्नामेंट के बारे में याद बताता है और उस नियम के बारे में भी कि वो 9 मियास्मा विंग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लिंग आगे से कहता है आज तो भाई मजा आ गया लड़ाई धड़ाई देख के, मैं जरा भाई हमें सोने, और वो भी वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम इन तीनों फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे टैंग जिन फैमिली के हेड बेसिकली टैंग जिन के फादर या फिर ग्रैंडफादर, वो यहाँ पे जियान से कहते हैं कि मेरी भतीजी जवान है, शादी करना चाहोगे। बेसिकली वो टैंगिन के बारे में बात कर रहे हैं। इस पे लू के फादर कहते हैं कि तुम लेट हो, इसकी सगाई पहले ही मेरे साथ हो चुकी है, लेकिन मु हांगी के फादर 2 कदम आगे थे, 2 नहीं वो 20-30 कदम आगे थे। वो दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लेट हो, मेरी पूरी तो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जियांग आगे से कहते हैं फक, ये कब हुआ। इसके बाद हम लोग होंगे को देखते हैं, जो कि बड़ों से पूछती है कि मेरे पास अभी भी चांस है, तो बड़ों उसके सर के ऊपर मार के कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास 0 चांस है, तुम हमेशा कुंवारी रहोगे, तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, शादी वादी मेरे बढ़ने के बाद करना। फिर इसके बाद वो लोग यहाँ पे जियांग का जीना थोड़ा सा कम करते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। तो जियांग जल्दी से अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे 9 के रिप्रोडक्शन स्पीड को यहाँ पे बढ़ा देता है। हम लोग 9 को देखते हैं तो ये भाई का पेट फूला हुआ था, जैसे कि किसी ने दबा के खाना खिला दिया हो। फिर जियांग ने यहाँ पे अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली स्टेज कंप्लीट कर ली थी, तो फिर उसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्वेस्ट दी जाती है। क्वेस्ट के अंदर जियांग को यहाँ पे मैजिक सिटी के स्काई टावर के अंदर जाना था, वहाँ पे जाके उसे 15 यानी 50वें लेवल के बॉस को हराना था और वहाँ की शॉट लेके आनी थी। और इसकी रिक्वायरमेंट यही थी कि जियांग को ये अकेले करना पड़ेगा और उसके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है, यानी कि 1 दिन के अंदर से मिशन को शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो मिशन फेल हो जाएगा। जियांग यहाँ पे अपनी बुद्धि चलाता है और मन के अंदर यही सोचता है कि इसके पास जो यहाँ पे बिलियंस की चीजें बीजे पड़े हुए, तो वो उनको बेच के यहाँ पे ब्लड एसेंस ले आएगा, जिसको वो यहाँ पे 9 मियास में इंसेक्ट को खिला देगा, जिसके बाद वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे और रिप्रोडक्शन के बाद में उसके पास टोटल यहाँ पे 1-2 लाख इंसेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो कल सुबह ही निकल जाएगा स्काई टावर के लिए। इसके बाद जियांग यहाँ पे अपनी मेंटल स्पेस के अंदर जाता है, जहाँ पे वो ऑल ट्री ऑफ थिंग्स को ग्रैंडपा ट्री कह रहा था। ये कहते हुए कि देखो तो दादाजी पेड़ ने हमें यहाँ पे दोबारा तोहफा दिया है। अब ये फ्रूट जब यहाँ पे जियांग को मिलता है तो फिर ये यहाँ पे जियांग को एक एबिलिटी देता है, जो की थी वॉइड आइज। जियांग इन वॉइड आइज की मदद से यहाँ पे एकदम आर पार देख सकता है। बेसिकली इसके पास यहाँ पे एक्सरे आइज आ जाती हैं। ये माँ का एबिलिटीज को देख सकता है, स्टेल्थ को देख सकता है, इल्यूजन को देख सकता है, और इसकी रेंज यहाँ पे सोल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और अभी के लिए जियांग यहाँ पे 10 किलोमीटर के आसपास चीजों को देख सकता है, और ऊपर से ये एक्टिव स्किल है, तो फिर इसके लिए मेंटल एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए होती है। जियांग आगे से अवे के लिए इस स्किल को टेस्ट करता है और वाइड आइज को ओपन करके यहाँ पे सबसे पहले टैंगिन की तरफ देखता है, जहाँ पे उसे टैंगिन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, उसकी एबिलिटी से लेके उसके पास जो हिडन टैलेंट है ये तक भी, यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में भी। और इस समय टैंगिन थोड़ा सा घबराई हुई है क्योंकि उसके दादाजी यहाँ पे उसकी अरेंज मैरिज करने वाले हैं और किसी के साथ नहीं बल्कि जियांग के साथ नहीं। इसीलिए वो जियांग को मैसेज करना चाहती थी कि ये भूल जाओ, हमारा रिश्ता कभी अमर नहीं हो सकता। जियांग आगे से कहता है लटक ही जाता हूँ, वही बेहतर है, शादी से ज्यादा अच्छा यही है, साला ये तीनों मिलकर मेरी फील्डिंग सेट कर देंगे। और मन के अंदर सोचता है आस हो जाता हूँ, कल का कल देखूंगा, भाड़ में गई सब चीजें। फिर इसके बाद अगला सीन मैजिक सिटी के वॉर जोन स्काई टावर का होता है। अब ये स्काई टावर एक तरीके से टेस्ट मैच की तरह है, कोई भी यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है और चढ़ाई शुरू कर सकता है। हालांकि ये काफी ज्यादा टफ होता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की जिसका नाम जी जुआनजू है, जिसने अभी तक यहाँ पे 40 फ्लोर क्लियर किए हैं। उसके अलावा आज तक कोई भी उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया है। आधा साल होने के आया है, लेकिन इसके बावजूद उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो फिर मैजिक सिटी के जितने भी लोग हैं वो सभी उसे यहाँ पे अपने लिए सम्मान समझते हैं, क्योंकि उसके रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। जियांग हम लोगों को बताता है कि जी जुआन यूए ग्रीन आजिया की सेकंड रैंक जीनियस है, जिसकी एबिलिटी यहाँ पे वो सुवांग से भी ज्यादा पावरफुल है। जियांग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि कॉम्पिटिशन के दौरान में उसको यहाँ पे जी जुआन से मिलना चाहिए। इसके बाद जियांग बिल्कुल भी देरी नहीं करता और तुरंत टावर के अंदर एंटर हो जाता है। तो टावर का फर्स्ट फ्लोर ही कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। यहाँ पे मोस्टर की स्ट्रेंथ यूजर के लेवल के हिसाब से बदल जाती है और ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है, यानी कि जिया जितना पावरफुल होगा उतना ही स्ट्रांग उसके मॉन्स्टर्स होंगे। जियांग आगे से वॉइड आई का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये सभी फॉलन इल्फ है, यानी कि मर चुके इल्फ है। इनका लेवल यहाँ पे 40 है, HP 7,90,000 है। ऊपर से ये लोग यहाँ पे इल्फ एरो, पॉइजन ब्लड और इल्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और की कॉम्बैट रेटिंग 82 स्टार्स है। इसे जियांग को समझ में आ जाता है कि इसीलिए इस टावर का लेवल इतना ज्यादा टफ है और इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग सक्सीड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर इतना ज्यादा हाई है। इसलिए 50वें फ्लोर का मॉन्स्टर तो कम से कम 90 लेवल का होना ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे सिर्फ जीनियस जैसे कि जुबान यही यहाँ पे सिर्फ 40वें फ्लोर तक जा सकते हैं। लेकिन जियांग के लिए ये सभी बस खाने की तरह है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने कीड़ों को निकालता है और साथ ही में 9 को भी। वो सभी खाना खाना कहते हुए इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो पे 9 तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जियांग उससे कहता है कि इतना भी ज्यादा बेसब्र ना हो, जस्ट वेट, डैडी विल गिव यू समथिंग बेटर। इसके अगले सीन में हम लोग किसी बंदे को दूर दराज इलाके में एकदम मेडिटेट करते हुए देखते हैं। हमें बताया जाता है कि ये डाजिया का टॉप लेवल टैलेंट है, यानी कि हंटिंग लिस्ट में
यही टॉप नंबर पे है। पहले पे ये है, दूसरे पे जुआन युए है और तीसरे पे वो सुवांग है। इसके अंकल यहाँ पे भागते हुए आते हैं और उसे बताते हैं कि सुनो, हम तुम्हारे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। बाय द वे इसका नाम यिंग जैन है। जैन अपने अंकल से कहता है कि मुझे यहाँ पे जुआन युए और वो सुवांग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं चाहिए, भले ही वो लोग कितने ही पावरफुल हो जाए, भले वो यहाँ पे गॉड लेवल पे क्यों नहीं चले जाए, लेकिन एक गॉड और गॉड लेवल पे काफी ज्यादा अंतर होता है। लेकिन अंकल उसे बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बूढ़ों के नए डिसाइपल जियांग चन के बारे में है, जो की एक गॉड लेवल का स्पिरिट ट्रेनर है। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर अपने हिसाब से सभी प्रोफेशन नाम बदलते जा रहा है, तो फिर फक ऑफ, ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ मेरी एक्सप्लेनेशन देखो, मैं जो बोलूं वो तुम सुनो बस। जैन इस वाली इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, ये कहते हुए कि मुझे कब से यहाँ पे एक लाइफ ओरिएंटेड प्रोफेशन से दिक्कत होने लगी। लाइफ कल्टीवेशन, लाइफ ओरिएंटेड क्रिएशन टाइप, ये सभी जियांग के ही प्रोफेशन है। लेकिन अंकल उसे बताते हैं कि ये उससे भी ज्यादा सीरियस बात है, उसने यहाँ पे बिहान को मार दिया। कहता है कि एक नेशनल लेवल ग्रेडियन के खिलाफ भी गया और जिंदा बच गया। इस पे जैन को भी यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। और फिर हम लोग जैन के पास एक ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे 9 विंग्ड मियास्मा के बारे में जैसे ही सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और साथ ही में हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड की 4 फॉर्म्स के बारे में भी। इसके बाद यहाँ पे जुआनजी और बाकी लोगों के बारे में भी जिक्र था, लेकिन जैन ये बात जान के निराश हो जाता है कि जियांग यहाँ पे टूर्नामेंट के दौरान में 9 विंग्ड मियास्मा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो टूर्नामेंट जैन के लिए और भी ज्यादा मजेदार हो जाता। इसके बाद हम लोग जुआन युए को देखते हैं, और हाँ, ये टैंगिन की तरह दिखती है और शायद से नशे कर रहा था। दोनों के कैरेक्टर डिजाइन में बस थोड़ा बहुत अंतर है। खैर यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और ये इलेक्ट्रॉनिक मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, वो भी आंखें बंद करके, और एक झटकी के अंदर वहाँ पे जितने मॉन्स्टर थे उन सभी को मार गिराती है। वहीं पे दोनों जुआन युए के पीछे जो गॉडी गॉड्स या फिर जो ऑफिशियल थे वो यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे थे, इसके लेवल के बारे में। लेवल क्या तेल लेने मैं क्यों कवर करूँ भाई। अब उसी टाइम पे यहाँ पे सुप्रीम कमांडर ऑफ डीमन कैपिटल वॉर जोन जी होंगिन आते हैं, जो की यहाँ पे जुआन युए से कहते हैं कि आके आराम कर लो। और ये जुआन युए के फादर है। वहीं पे जुआन युए जैसे अपने फादर को दिखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें बताती है कि उसने इस महीने भी काफी अच्छे से प्रोग्रेस किया है, अब उसका लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। तो उसके फादर कहते हैं बढ़िया बात है। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए और जो मैं वो करना चाहिए। इस पे जुआन युए आगे से कहती है कि आपको ऐसा लगता है आपने यहाँ पे इतना ज्यादा सब कुछ आराम से किया और आप सिर्फ अब यहाँ पे सुप्रीम कमांडर बन के रह गए हैं और कुछ भी नहीं, और आपको यहाँ पे 4th टाइटल किंग का दिया गया है डाजिया का। आपको लगता है ये सब कुछ एकदम आराम से हो जाएगा। उसके फादर उससे कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, तुम वो देखो, खासकर जियांग जिंग के बारे में जिसके बारे में तुम जानना चाहती थी। जुआन युए जैसे यहाँ पे जियांग के बारे में इन्फॉर्मेशन देखती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जियांग ने कारनामे ही कुछ ऐसे किए थे। उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम उसे हरा सकती हो। इस पे जुआन युए आगे से कहती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहता कि वो जेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हम लोग लिंग को देखते हैं जिसने यहाँ पे जुआन युए के फादर को बताया था कि वो काफी ज्यादा अजीब बच्चा है, उससे दूर ही रहना। इसलिए जुआन युए के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड फादर ने भी मुझे यही कहा है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए टूर्नामेंट के दौरान में। इस पे जुआन युए यहाँ से जाते हुए कहती है कि वो स्काई टावर जा रही है, शायद से वो 50 लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर ले तो फिर उसके पास फर्स्ट पोजीशन पाने का एक मौका हो सकता है। इस पे उसके फादर उससे कहते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लो यार, इतना ज्यादा प्रेशर लोगी तो फिर प्रेशर कुकर बन जाओगी। और उसी टाइम पे यहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि यहाँ पे जुआन युए को बताता है कि जियांग ने स्काई टावर के 10th लेवल को क्लियर कर लिया है। जुआन युए उससे पूछती है कि जब मैंने वो टावर क्लियर किया था तो फिर मुझे यहाँ पे 1 मिनट 13 सेकंड या फिर 11 सेकंड लगे थे, जियांग जन को कितना ज्यादा टाइम लगा। तो वो सर्वेंट आगे से बताता है कि उसे सिर्फ 37 सेकंड लगे। जुआन युए को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, वो आगे से कहती है ये नामुमकिन है, उसके लेवल पे भी अगर कोई होगा उसे कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही। लेकिन उसी टाइम पे नई न्यूज आती है कि जियांग ने यहाँ पे अभी ही लेवल 20 को भी क्लियर कर लिया है। इस पे जुआन युए का माथा गर्म हो जाता है, वो आगे से कहती है कि साला वो मुझे जानबूझ के उंगली कर रहा है, इसकी माँ का ऐसे कैसे, अभी बताती हूँ। जिसके बाद वो टावर की तरफ जाने लगती है, ये कहते हुए कि उसको वहीं पे ही ढेर कर दूंगी। हम लोग जुआन युए के फादर को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचने में टिकट इजी वाला पर्सन, यानी कि आराम से करो, देने और जीने दो। लेकिन यार मेरी बेटी इतनी ज्यादा कॉम्पिटेटिव कैसे हो गई, साला कोई भी इसे एक कदम आगे निकल जाए इसका पारा हाई हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं और टावर का लेवल और उसके मॉन्स्टर के बारे में कोई भी जरूरी नहीं है, जब तक हम लोग देखेंगे तब तक जियांग के कीड़े उन्हें खा चुके हैं। तो बस ये लेवल एकदम मस्त तरीके से पार कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद वो लेवल 21 की तरफ आगे बढ़ जाता है और फिर इन सभी लोगों का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा था। तो बाहर जितने भी लोग थे वो सभी जियांग के परफॉर्मेंस थे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जियांग यहाँ पे हर एक प्रिंसेस, प्रिंस और हर एक जीनियस का लेवल तोड़ते हुए जा रहा था। वो सभी आगे से कहते हैं कि ये साला दरिंदा तो नहीं है ना, मुझे अच्छे से पता है कि लेवल 20 का जितना भी मॉन्स्टर और बॉस होते हैं वो सभी उनका लेवल 50-50 के आसपास होता है, इतनी जल्दी उन्हें कैसे हराई दे रहा है। इसके बाद हम लोग को देखते हैं और उसके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि जुआन युए ने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है, जहाँ पे वो दोबारा स्काई टावर को शुरू करने वाली है बस जियांग को नीचे दिखाने के लिए। फिर नीचे उसके जितने भी सपोर्टर थे वो सभी यहाँ पे जियांग को गाली दे रहे थे, ये कहते हुए कि साला स्वैप करने के लिए आया है, हमारी प्रिंसेस की बेइज्जती करता है। इसलिए लू को भी गुस्सा आ जाता है कि कोई कैसे यहाँ पे जियांग की बेइज्जती कर सकता है, इसलिए वो भी यहाँ से मैजिक सिटी के लिए निकल जाती है ताकि वो जियांग को सपोर्ट कर सके। इसके बाद हम लोग जुआन युए को देखते हैं जो कि दोबारा स्काई टावर को चैलेंज करने के लिए आ जाती है ताकि वो जियांग का रिवॉर्ड तोड़ सके और दोबारा नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर सके। वहीं पे उसके जितने भी चेले थे वो उसे सपोर्ट कर रहे थे। जुआन युए जब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आती है तो फिर फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर उसे यहाँ पे कमजोर लग रहे थे, भाई पहले ही पास कर चुके हो तो कमजोर तो लगेंगे ही ना। फिर उसे अपनी स्किल्स के ऊपर यकीन था कि वो काफी इजीली यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देगी। जिसके बाद हम उसे डायरेक्ट 10th लेवल पे देखते हैं जहाँ पे उसका सामना एक बच्चों से होता है और वो उसको भी इजीली मार देती है। तो फिर जुआन युए को सिर्फ 59 सेकंड लगे थे 1 से 10 लेवल को क्लियर करने में। उसे पक्का यकीन था कि अब यहाँ पे जियांग उसे कभी भी हरा नहीं पाएगा।
पाएगा। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो डायरेक्ट यहाँ से अब सीधा 40 पे जाएगी ताकि वो डायरेक्ट 50 लेवल को क्रॉस कर सके, क्योंकि उसे यकीन था कि जियांग उसे हरा ही नहीं पाएगा। और ऊपर से उसके पास यहाँ पे कई सारे प्रोफेशन थे और ऊपर से उसके पास अच्छे वेपन भी थे, इसलिए वो यहाँ पे आसानी के साथ बॉस को हरा सकती थी। इसके बाद अगला सीन 5 मिनट के बाद का होता है। हम लोग जुआन को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली यहाँ पे अपने एरो की मदद से 5 मिनट और 29 सेकंड के अंदर 50वें लेवल के बॉस को हरा दिया था और 50वें लेवल को क्लियर कर लिया था। तो फिर जुआन युवे ने ये रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया था कि उसने अपने पिछले रिकॉर्ड से आधे टाइम के अंदर ये कुछ कंप्लीट कर लिया था। उसे यकीन था कि अब वो यहाँ पे अपनी मैजिक सिटी की ऑनर को प्रोटेक्ट कर सकती है। जियांग जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे जुआन युवे को हरा नहीं सकता है, उसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता है। मीनवाइल हम लोग जियांग को देखते हैं जिसने बॉस को यूं ही मार दिया था। भाई उसके कीड़े काम कर रहे थे, इतनी समय वो चिल कर रहा है। तो फिर जियांग को पता चलता है कि जब उसके छोटे छोटे कीड़े यहाँ पे खाना पीना खत्म कर लेंगे तो फिर वो यहाँ पे 3 बार और ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। 9 तो करती है, लेकिन उसके जो बच्चे निकलते हैं वो भी करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ। तो फिर तुम्हें याद होगा कि अगर स्काई टावर को क्लियर कर लिया जाता है तो फिर जियांग को यहाँ पे एक स्वॉर्ड मिलेगी। तो जियांग यहाँ पे स्वॉर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मिल जाओ यार, काहे तड़पा रही हो, होने वाली बीवी थोड़ी ना हो। इसके बाद हम लोग जुआन युवे को देखते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो फिर कोई भी उसे चीयर नहीं करता है कि बधाई हो आप तो जीत गए। सब एकदम शांत थे, उसे हैरानी से देख रहे थे। इसके बाद वो लीडर बोर्ड की तरफ देखती तो फिर उसे पता चलता है कि जियांग ने यहाँ पे 15 लेवल यानी कि 50वें लेवल को 4 मिनट 9 सेकंड के अंदर पूरा कर लिया था। वहीं पे जुआन युवे को 5 मिनट 29 सेकंड लगे थे। इसमें जुआन युवे की मुद्दी सटक जाती है। वो आगे से कहती है इसकी साला में हार कैसे सकते हो, जिसके बाद ये अपने पास से यहाँ पे पोस्टिंग पोशन पिल बाहर निकालते हैं जो उसकी पावर को बढ़ा देगा। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे स्काई टावर के अंदर जाती है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इधर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने रिवॉर्ड का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसके साथ स्कैम हो जाता है। दरअसल यहाँ पे 2 चीजें मिलेंगी, पहला तो आर्मर और दूसरा स्वॉर्ड है जो रैंडमली दिया जाएगा। और जियांग को यहाँ पे आर्मर मिल जाता है जबकि उसे स्वॉर्ड चाहिए थी। जियांग आगे से कहता है गद्दारी कर बे। इसके बाद वो 9 से कहता है कि बाहर आओ और इस ऑक्टोपस को खाओ, जिसके बाद दोबारा रिप्रोडक्शन शुरू करो, हमारे पास यही काम रह गया है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, और कुछ नहीं रखा। जिसके बाद हम लोग जुआन युवे को दोबारा देखते हैं। ये दोबारा 15 फ्लोर पे गई थी और इसने बॉस को दोबारा हरा दिया था। इस बार इसको यहाँ पे 3 मिनट और 7 सेकंड लगे थे। हालांकि इसकी हालत खराब हो चुकी थी, इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे इतना ज्यादा मेहनत करने की वजह से, लेकिन इसे सुकून था कि कम से कम अब जियांग उसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा। मीनवाइल हम लोग जियांग को देखते हैं जो अभी भी यहाँ पे 15 फ्लोर पे ही था और वो 9 से कहता है खेलना खुलना बंद करो, जल्दी से खाओ इसे और रिप्रोडक्शन के लिए शुरू हो जाओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा छोटा भाई बहन दे सकूं। हालांकि 9 को छोटा भाई बहन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो आगे से कहती है मैं काफी नहीं हूँ क्या तुम्हारे लिए। जियांग उससे पूछता है पहली बात ये चीजें सीखी कहाँ से, इंसानी चीजें तुम्हारे मन के अंदर कब से आ रही है और क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे पास छोटा भाई बहन रहता है, तुम तभी भी यहाँ पे बॉस रहोगी। ना पसंद आए तो बुद्धि डाल कर देना साले की, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में, कोई कसर न छोड़ना, मारने पीटने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 9 काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगर उसके पास छोटा भाई बहन रहेगा तो वो किसी को उंगली कर पाएगी और परेशान कर पाएगी। इसके बाद वो बॉस के ऊपर अटैक करती है और उसे दोबारा मार देती है। वहीं पे 9 का लेवल अब यहाँ पे 37 हो चुका था। फिर इसके बाद जुआन युवे की यहाँ पे जो कम्प्लिकेशन थी यानी कि रिकॉर्ड था उसे दिखाया जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे यूनफाई को देखते हैं जो कि मैजिक सिटी का सेकंड जीनियस है और साथ ही में ये जुआन युवे का चरण चुंबक भी से तलवे चाटने वाला भी है। वही भी ये जुआन युवे की तारीफ करी जा रहा था कि देखा तुम लोगों ने हमारी प्रिंसेस यहाँ पे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें लू और मुंह हानक्यू आगे से कहती हैं कि जियांग यहाँ पे बस अपनी क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा है, वो तो इसे सीरियस भी नहीं ले रहा, नहीं तो तुम्हारी प्रिंसेस कभी भी यहाँ पे जीत ना पाती। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे दूसरी नोटिफिकेशन भी आ जाती है जहाँ पे जियांग ने 15th फ्लोर को दोबारा 2 मिनट और 58 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लिया था और उसने दोबारा यहाँ पे जुआन युवे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये लोग खुश हो रहे थे वो अलग, लेकिन हम लोग जुआन युवे को देखते हैं और इसके हाथ पैर कप आ जाते हैं। ये आगे से कहती है क्या है ये। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे जाने के बारे में सोच ही रही थी कि शायद से वो जियान को हरा दे, लेकिन उसी टाइम में नोटिफिकेशन आता है कि जियान यहाँ पे 15th फ्लोर को 4 से 5 बार कंप्लीट करता है और जितनी बार वो कंप्लीट करता है समय और भी ज्यादा घटते जाता है। बेसिकली वहाँ पे मॉन्स्टर रिअपियर होते रहेंगे तो फिर जियांग वहाँ पे अपने कीड़ों को खिलाता रहेगा, इसीलिए वो मौज काट रहा है वहाँ पे। लेकिन ये रिकॉर्ड देख के जुआन युवे की आंखें भर आती है, जिसके बाद वो आगे से रोना शुरू कर देती है एकदम बच्चों के तरीके। तो फिर उसके फादर एकदम सुपर हीरो वाली एंट्री मारते हैं। ये कहते हैं किसकी जरूरत हुई, किसने मेरी प्रिंसेस को रुलाया, साले की मैं गोचे उछाल लूंगा। इस पर जुआन युवे आगे से रोते हुए अपने फादर को बताती है कि ये साला जियांग जन है, उसी ने मुझे रुलाया है। इस पर जुआन युवे के फादर आगे से कहते हैं ये साला जियांग जन, इसकी हिम्मत कैसी में मेरी बेटी को रुलाने की, साले को बाहर आने दो अभी बताता हूँ मैं। फिर जुआन युवे के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि जियांग यहाँ पे बार बार लेवल को क्यों क्लियर कर लिया है, जबकि उसकी कुछ तो कब का कंप्लीट हो गई होगी। इसके बाद उन्हें शक होने लगता है कि जियांग को शायद से यहाँ पे हिडन क्वेस्ट मिल गई है टावर ऑफ दी हेवन की और वो यहाँ पे जियोली ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे जियोली डिवाइन एम्परर का ट्रेजर है जो कि यहाँ पे 12 टुकड़ों में बटा हुआ है। यहाँ तक कि अंकल की जी फैमिली भी अभी तक सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 4 टुकड़े ढूंढ पाई है उस ट्रेजर के, जबकि वो लोग कई सालों से फ्लोर्स को यहाँ पे खंगाल रहे हैं। इसलिए जियांग के उन सभी टुकड़ों को ढूंढना नामुमकिन सा ही है। लेकिन हम लोग जियांग को देखते हैं और उसके हाथों में 12 के 12 टुकड़े आ गए थे। अगर मैं ये टुकड़ों गिनो तो साला ये 9 ही है। हालांकि ये नक्शा पूरा बना देते हैं। फिर इस डिवाइन ट्रेजर को यहाँ पे कोई भी कंप्लीट कर सकता है, लोग इकट्ठा करना चाहे अकेले कर सकते हैं या फिर झुंड में कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपने स्काई टावर की जो हिडन क्वेस्ट होती है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि जियांग ने भी कंप्लीट की है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जियोली डिवाइन एम्परर ट्रेजर मैप के बारे में बताया जाता है कि जियोली क्लैन एक पावरफुल ट्राइब हुआ करता था एशियन टाइम से, लेकिन बाद में ये अलग हो गए ह्यूमंस और सेल्फ क्लेम्ड जियोली एट देयर पीक के रूप में। वहीं पे इनकी रह गई यहाँ पे सभी ट्रैप्स में 53 आती है। इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेजर के बारे में बताया जाता है। हमें यहाँ पे ये नहीं बताया
बताने वाला ट्रेजर क्या है, क्योंकि ट्रांसलेटर कई सारी गलती कर रहा है और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन जो ट्रेजर जो मिलेगा वो एक टाइगर सोल ब्लेड है, जिसकी लोकेशन अभी तक छुपी हुई है और कितने भी पार्टिसिपेंट इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। लेवल और टाइम कोई भी हो सकता है, लेकिन इसे पाना काफी ज्यादा डेंजरस है, यानी कि जो हिडन लोकेशन होगी वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बस इतना ही। फिर जो टाइगर सोल ब्लेड है यहाँ पे जियांग के लिए परफेक्ट वेपन है, लेकिन वो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेगा क्योंकि खतरा भी काफी ज्यादा है। उसे यहाँ पे थोड़ा बहुत लेवल अप कर लेना चाहिए, तब वो इस ट्रेजर के पीछे जाएगा, क्योंकि जियांग ने यहाँ पे अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली थी। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी क्लास को थोड़ा सा एडवांस करता है। इसके बाद जियांग यहाँ पे ट्री ऑफ ऑल थिंग्स पे आ जाता है, जिसको हम लोग ग्रैंडपा ट्री कहेंगे, क्योंकि जियांग में यही कहता है। और जियांग का स्टेटस इतने समय यहाँ पे सेकंड टायर क्लास हो चुका है और बाकी सब चीजें गई तेल लेने। फिर जियांग हम लोगों को बताता है कि उसके ग्रैंडपा ट्री के ऊपर जितने भी फल लगते हैं वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी फ्रूट होते हैं, जिसे एबिलिटी, वेपन्स और कई सारी चीजें दे सकते हैं। क्योंकि जियांग ने यहाँ पे अपना सेकंड एवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, इसीलिए अब उसे यहाँ पे एक नया क्वीन वक्त दिया जाएगा, बेसिकली मदर क्वीन, जैसे कि 9 है। कुछ ही देर में एक्सट्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और जियांग को उसका यहाँ पे न्यू क्वीन वक्त मिल जाता है, जिसका लेवल भी यहाँ पे कैस्टोफर लेवल का था। वहाँ पे इस क्वीन वक्त का नाम यहाँ पे क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल था। हाँ, ये बीटल टाइप का बग है। इसके बाद हमें इस एलिफेंट बीटल के यहाँ पे ओरिजिन के बारे में बताया जाता है कि ये इटर्नल हेल के अंदर रहता है, वहाँ के सभी चीजों को ये एब्जॉर्ब करता है, वो चाहे नफरत हो, गुस्सा हो या फिर कुछ भी हो, और उनकी दीवारों पे चिपक के वहीं पे रहता है और अपने नेचर और अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बनाता है। और ये तब से विलुप्त हो गया है जब से यहाँ पे इटर्नल हेल पूरी तरीके से इंस्टिंक्ट से और डिस्ट्रॉय हुआ था। इसके बाद हमें इसके ट्रीट्स यानी कि खासियत के बारे में बताया जाता है कि ये एक सेक्सुअल है, जितनी भी बार ये 10 लेवल कंप्लीट करेगा उतने बार ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा और ये एक बार में कम से कम यहाँ पे 50 से 108 बच्चे दे सकता है। साथ ही में एलिफेंट बीटल यहाँ पे जितनी भी बार अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा, यानी कि जैसे सेकंड टायर होता है, थर्ड टायर होता है, उस तरीके से उतनी बार यहाँ पे जियांग को एक रैंडम एबिलिटी दी जाएगी। वहीं पे जियांग एलिफेंट बीटल को देखता है तो फिर वो आगे से कहता है इसका जो डिस्क्रिप्शन और लेवल है वो बिल्कुल 9 के बराबर है, लेकिन ये 9 से काफी ज्यादा छोटा है और ऊपर से ये काफी ज्यादा दिखने में एकदम खतरनाक सा है और ऊपर तरीके से ये 9 की तरह चिपकू भी नहीं है। मतलब 9 कुछ ज्यादा ही चिपकती है ना जियांग से। एलिफेंट बीटल भी लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद जियांग यहाँ पे उसके डिवाइन एवोल्यूशन को कंप्लीट करता है तो फिर एलिफेंट बीटल अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमनॉइड फॉर्म ले लेता है और ये मेल था और ये जियांग को अपना फादर कह रहा था। नो डाउट भाई, एक तरीके से 9 और एलिफेंट बीटल के लिए जियांग उनका फादर ही हुआ। तो फिर जियांग 9 बीटल से कहता है कि यार तुम तो 9 के मुकाबले काफी ज्यादा मेच्योर एकदम शांत हो, इसलिए अब से तुम्हारा नाम यहाँ पे साउजिया होगा। तो फिर जियांग ने उम्मीद की थी कि इसे भी यहाँ पे फीमेल होना चाहिए, लेकिन कोई भी बात नहीं है। ये बात सेंस बनाती है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो कीड़े होते हैं वो यहाँ पे कोई खास जेंडर अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि वो लड़के भी हो सकते हैं और लड़की भी, उनके लिए सब कुछ एक बराबर होता है। और ऊपर से एवोल्यूशन भी एक तरीके से रैंडम ही होता है, यानी कि जो एवोल्यूशन चाहे वो इन्हें बना देता है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे साउजिया की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि उसके पास यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल एबिलिटी है, फुल पावर चार्ज बर्जरकर है और एलिफेंट माइंड है। और साथ ही में मैंडिबुलर स्पीयर है, यानी कि जो सींग होता है एक तरीके से सींग वो घुसा देता है, जैसे कि हेराक्रॉस मारता है उस तरीके से। और साथ ही में डीमन विंग्स भी है। और साथ ही में साउजिया के पास एक खास एबिलिटी जिसका नाम है हेलफायर। इसकी मदद से वो यहाँ पे अपनी बॉडी का यूज करके जो बचा कुचा चीज होती है, जैसे कि फ्लैश हो गया, वॉल एनर्जी हो गया, उन्हें यहाँ पे एसेंस के अंदर बदल सकता है लाइफ एनर्जी के रूप में। लेकिन ये जो एसेंस होगा ये यहाँ पे सिर्फ साउजिया के लिए ही फायदेमंद होगा, वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता है अब तक। मैंने बताया ना कि ट्रांसलेटर कुछ ज्यादा ही अति मूत रहा है। तो फिर जियांग यहाँ पे साउजिया की एबिलिटी देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो कि सच में इंसेन है। लेकिन उनमें से हेल्फर ने सबसे ज्यादा कमाल की है, क्योंकि अगर जियांग के पास ये एबिलिटी आ जाती है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बस खाते पीते ही बॉडी बिल्डर बन सकता है बिना किसी दिक्कत के। अब लाइफ एसेंस इस मानव के अंदर एक और पोर्शन की तरह दिखाया गया है, जितना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा लाइफ एसेंस होगा उतने ज्यादा पावरफुल तुम होगे। और क्योंकि ये तीनों यहाँ पे मेंटली कनेक्टेड, इसलिए जियांग जब भी सोचता है तो फिर इन्हें पता चल जाता है। इसीलिए साउजिया यहाँ पे जियांग से कहता है कि उसे यहाँ पे उसके फर्स्ट एवोल्यूशन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और न ही उसे यहाँ पे उसके लेवल 30 तक पहुंचने की जरूरत है। जियांग चाहे तो वो यहाँ पे अपनी एबिलिटीज अभी की अभी यहाँ पे जियांग को दे सकता है, बस जियांग को यहाँ पे डीमन ब्लड की 10 बूंदों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे वो पे इजिली यहाँ पे अपने लेवल को स्किप कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। जियांग उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पेटू नहीं हो यार, आते ही तुमने यहाँ पे सीधा 10 डिमोनिक ब्लड बूंद मांग ली। ड्रॉप्स कहने वाला था लेकिन हिंदी में बूंद निकल गया, सॉरी। इसके बाद वो साउजिया से कहता है कि तुम अभी के लिए नेक्स्ट में चले जाओ जहाँ पे तुम्हारी बड़ी बहन है, और लड़ाई न करना यार, मेरे पास पहले से ही बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं सुलझाऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पे डिमोनिक बूंदे मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। शिट, दोबारा बोल दिया बूंदे। इसके बाद हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि बड़ो से कहते हैं कि हम लोगों को तुरंत मैजिक सिटी के स्काई टावर के लिए निकलना पड़ेगा। बड़ो आगे से कहते हैं कि वो बस एक नॉर्मल सी क्वेस्ट है, इसके लिए इतना ज्यादा बवाल क्यों मचाना। डुआन आगे से कहता है कि मुझे यहाँ पे जियांग की चिंता हो रही है, मैंने लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं भी यहाँ पे जुआन युवे को रोते हुए देखा। वो साला आलसे राजा यानी कि युवान जुवे के फादर, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी बात उसकी डॉटर की आती है तब उसकी बुद्धि गर्म हो जाती है। इस पे बड़ो भी आगे से कहते हैं हाँ चलो साला इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। इसके बाद जियांग स्काई टावर से बाहर आ जाता है तो सभी लोगों की नजर उसी की तरफ थी। फिर जुआन युवे के फादर जुआन से कहते हैं कि तुम देखो मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर जियांग उन दोनों को देखता है और तुरंत साइड से निकलने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि बच जाओ यही बेहतर है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बड़ो और डुआन वहां पे आते हैं, जो कि जियांग से कहते हैं कुछ ना पूछना बस हमारे साथ भाग चलो। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जुआन युवे के फादर जियांग के ऊपर हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये तुम दोनों उसकी मदद ना करो, तुमने मेरी बेटी को रुलाया, साले भाग कैसे रहे हो वो भी बताता हूँ तुम लोगों को। लेकिन जब तक यहाँ पे जुआन युवे के फादर यहाँ पे जियांग और उसके लोगों के ऊपर अटैक कर पाते कि उससे पहले ही वो लोग वहां से तुरंत कट लेते हैं शील्ड का इस्तेमाल करते हुए। जुआन
युवे के फादर आगे से कहते हैं भाग गए हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे, साला वो तुम्हें घुटनों पे बैठ के माफी मांगे तुमसे, अगर इतना भी काफी नहीं हुआ तो फिर मैं जिया की शादी अपनी ही फैमिली में करवा दूंगा, साला वो हर दिन भी सहेगा, उसको घर जमे बना के रखेंगे हम लोग, साला वो जब यहाँ पे मुफ्त की रोटी तोड़ेगा हम हर दिन उसे ताना देंगे। इसपे जुआन युवे आगे से शर्माते हुए कहती है कौन सी शादी भाई, और आगे से कुछ बकवास क्यों कह रहे हैं, जिसपे जुआन युवे के फादर आगे से कहते हैं कि जब तक चीजें उसे खुश रखती हैं वो कुछ भी कहेंगे और कुछ भी बोलेंगे सिर्फ उसके लिए। इसपे जुआन युवे आगे से बताती है कि जियांग को जाने देना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को घर चलने देना चाहिए। जियांग की वजह से उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिल गया है यहाँ पे कंपटीशन के अंदर और अच्छा परफॉर्म करने का। लेकिन जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो ये लोग बिन बिना मेहमान की तरह पहले घर में आ धमके थे। जुआन युवे के फादर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे बुढ़ो आगे से खासते हुए कहते हैं भाई साहब हम यहाँ पे किसी मकसद की वजह से आए हैं, हमें थोड़ा सा एहसान चाहिए। जियांग साउजिया से कहता है देखा तुम्हारे पहले खाने की वजह से मुझे यहाँ पे घुटने टेकने पड़ रहे हैं और मेरे घुटने टेकने की वजह से मास्टर को घुटने टेकने पड़ेंगे। जुआन युवे के फादर यहाँ पे बुढ़ो के रिक्वेस्ट करने की वजह से मान गए थे, उन्हें डुआन की कोई चिंता नहीं पड़ी, वो डुआन को लात मार के यहाँ से भगा सकते हैं, लेकिन बुढ़ो के लिए उनके मन के अंदर इज्जत है इसीलिए वो यहाँ पे ये सभी चीजें मान गए हैं। तो फिर बुढ़ो यहाँ पे वही डिमोनिक ब्लड ड्रॉप्स मांगते हैं जी फैमिली से, क्योंकि उन्हीं के पास यहाँ पे 10 ड्रॉप्स बची हुई हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये ड्रॉप कहाँ से आए, ये आगे बताना, इनके पास पूरी लाश पड़ी हुई डीमन गॉड की। फिर डुआन आगे से कहता है कि चिंता ना करो, अगर तुम हमारी मदद करते हो तो जियांग यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को तोड़ देगा और एकदम नीचे ले आएगा, और साथ ही में हम लोग यहाँ पे तुम्हारे साथ ड्रैगन अवायस के लिए ट्रीट के लिए भी रेडी हैं। जुआन युवे के फादर आगे से कहते हैं कि ड्रैगन अवायस कुछ भी नहीं है, डिमोनिक ब्लड की एक सिंगल ड्रॉप यहाँ पे काफी ज्यादा कीमती होती है, उसके लिए कोई भी ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे तो 10 बूंदों की बात हो रही है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे बूढ़ों के कहने पे वो 10 बूंदे दे देंगे, लेकिन उनकी भी एक कंडीशन है कि जियांग को यहाँ पे जुआन युवे के साथ शादी करनी पड़ेगी और यहीं पे घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। जुआन युवे दोबारा कहती है कि पापा यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। इस पे उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, एकदम ब्रिलियंट आइडिया है, तुम यही सोचो कि तुम किसी दुश्मन के साथ एक ही घर में एक ही कमरे में रह रही हो, तुम्हें हर दिन उसकी थूत देखनी पड़ती, तो फिर क्या तुम्हें अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनने का, ताकि तुम उसे लात मार के यहाँ से भगा सको। जुआन युवे आगे से कहती है कि बात में दम है, लेकिन मैंने ना कोरियन ड्रामा देख रखे हैं जहाँ पे साथ में रहने से प्यार मोहब्बत हो जाता है, लेकिन ऐसी चीजें इंडिया में नहीं चलती, क्योंकि आपके ऊपर कभी भी फेक असॉल्ट और रेप केस लग सकते हैं। हालांकि डुआन आगे से कहता है कि ऐसी कैसी कंडीशन रख सकते हो यार, पहले ही 10-15 फैमिली पीछे पड़ी हुई है जियांग की कि हमारी बेटी से ब्याह कर लो, हमारी बेटी से ब्याह कर लो, दहेज में आधी प्रॉपर्टी दे देंगे, इसके बाद एलिमनी में दुगनी वापस ले लेंगे, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे फील्डिंग सेट हो रही है जियांग की। और वो भी आगे से कहते हैं कि यार कंडीशन थोड़ा सोच समझ के बोलो। इस पे जुबान के फादर अभी भी लगे हुए हैं, वो आगे से कहते हैं रिश्तेदार बनने में क्या ही बुराई है। हालांकि जुबान आगे से मना कर देती है, कहते हुए कि अगर किसी को शादी करनी है तो फिर आपको करनी चाहिए, मुझे नहीं। लेकिन जुबान के फादर उसे यहाँ पे कोरियन ड्रामा का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि आजकल यहाँ पे पहले शादी बाद में प्यार वाली चीज ट्रेंडी नहीं है क्या। इस पे जुबान आगे से कहती है कि वो तो कोरिया में चलता है ना, यहाँ पे चलता है पहले शादी बाद में बर्बादी। इसके बाद वो तुरंत मना करके यहाँ से भाग जाती है, कहते हुए कि तुम बातें करो यार, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर तुम लोग सोच रहे हो मैं कोरियन ड्रामा देखता हूँ तो ना, बिल्कुल भी नहीं देखता मैं। जब से पता चला कि ये साले एकदम हार्डकोर डिसीजन रखते हैं इंडियंस के खिलाफ में। अब ऐसा नहीं कि उनकी ही गलती है, अब जब तक इंडिया में भाई पढ़े लिखे गवार भाड़े रहेंगे तो फिर कहाँ से डेवलपमेंट होगा। फिर यहाँ पे जुबान के फादर पीछे मुड़ के जियांग से कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे ही रुको, देखते हैं कि चीजें कैसे जाती है, अगर काम नहीं बनता है तो फिर इन सभी चीजों के बारे में भूल जाना, शादी वादी के बारे में। जियांग इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि जुबान युवे उसे पसंद नहीं करती है, तो फिर घर में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जुबान युवे के फादर का एक टाइटल भी है जिसका नाम है किंग ऑफ डूइंग नथिंग, यानी कि राजा किसी काम का नहीं। ये जो टाइटल दिया एकदम परफेक्ट बैठा है, अभी तुम आगे देखना। वही पे जियांग की नजर खाली ड्रॉप्स के ऊपर है, ब्लड ड्रॉप्स के ऊपर है बस, और किसी चीज के ऊपर नहीं। इसके बाद हम लोग जुबान के फादर को देखते हैं जो अपना वादा पूरा करते हैं और जियांग को रात के रात ही यहाँ पे 10 डिमोनिक ब्लड ड्रॉप्स दे देते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब ये ड्रॉप्स काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, अगर कोई ऑर्डिनरी बंदा भी इन्हें पी ले तो वो एक झटके के अंदर यहाँ पे किंग लेवल स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है। ऑफ कोर्स इनकी कीमत भी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी आत्मा चीख दे कि साला पूरे खानदान इतना खर्चा नहीं किया, तू काहे कर रहा है। फिर इसके बाद जियांग यहाँ पे जिया को बुलाता है, ये कहते हुए आओ भाई तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी किया है। इसके बाद जिया बाहर निकलता है तो इसका मुंह लटका हुआ था। जियांग उससे पूछता है क्या हुआ, तो साउजी आगे बताता है कि नैन उसे पसंद नहीं करती और उसे लात मार की कीव से बाहर निकाल रही है। जियांग उससे पूछता है क्या उसने तुम्हें मारा, साउजी आगे से कहता है कभी भी नहीं, लेकिन वो यहाँ पे किसी भी फीमेल डिसेबल से फाइट भी नहीं करेगा। जियांग उसे कहता है कि यार तुम एक्टिंग ऐसी करो जैसे कि तुम चाहते तो वे जीत सकते थे, बस तुमने किया नहीं। इस पे साउजी आगे से कहता है कि तुम सही हो लेकिन मैं उसे हरा भी नहीं सकता यार, फायदा क्या है वहाँ पे बहस करने का। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कैसा लॉजिक है भाई, कैसे रूट है तेरा, ऐसे कैसे फाइट जीतेगा भाई तू मेरे लिए। तुम्हें तो यहाँ पे एकदम टेरिफाइंग क्रिएचर होना चाहिए था जो कि इटर्नल हेल के अंदर रहता है, तुम इतना ज्यादा मुलायम और सुख दिल कैसे हो भाई। जियांग आगे से कहता है कि बच्चों की परेशानी बच्चों पे ही छोड़ो, ये अपना देख लेंगे, एक मरेगा एक जिएगा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। दिस इज द लास्ट आउटकम ऑफ द फाइट बिटवीन भाई बहन। जिसके बाद वो साउजिया से कहता है छोड़ो यार तुम ये सब कुछ बातें, तुम ये बूंदे लो यार, मैंने तुम्हारे लिए बूंदे मंगाई है, कटक जाओ इन्हें। इसके बाद साउजिया तुरंत यहाँ पे बोतलों से ढक्कन निकालता है और यहाँ पे डिमोनिक ब्लड ड्रॉप्स को पीने लगता है, और वो जैसे यहाँ पे उन ड्रॉप्स को पीता है तो फिर उसका यहाँ पे फर्स्ट लाइफटाइम ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली वो 30 लेवल पे एकदम से पहुंच गया और इसके तुरंत बाद ही यहाँ पे जियांग को एबिलिटी मिलना शुरू हो जाती है। वहीं पे जियांग को इटर्नल फर्मस की जरूरत थी, लेकिन
लेकिन वो उसे मिलता है या नहीं ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जियान को यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट सप्रेशन बॉडी मिली थी जो को कॉन्स्टिट्यूशन टाइप एबिलिटी है, बेसिकली बॉडी टाइप एबिलिटी। इसके बाद हमें इस एबिलिटी की डिटेल के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पे 480 मिलियन पार्टिकल्स होते हैं और जियान के हर एक पार्टिकल के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़े हाथी जितनी स्ट्रेंथ है। ये जो पे पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है एक तरीके से ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे कण है। बेसिकली इनका साइज यहाँ पे एटम से भी कम होता है, बेसिकली परमाणु से भी कम। ना तुम्हें पड़ा होगा, जिससे पूरी बॉडी और हर एक चीज बनी हुई है। अब तुम यही सोचो कि अगर इसकी हर एक पार्टिकल के अंदर एक हाथी जितनी ताकत तो फिर इसकी बॉडी कितनी भारी होगी, और अगर ये एक पंच मारेगा तो वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। हाँ, बस ये अभी तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं होगी। जब ये पूरी तरीके से अवेकन हो जाएगी तब यहाँ पे जियांग एक डिवाइन एलिफेंट को भी रिलीज कर सकता है। इसको एक तरीके से तुम धर्मा या फिर डिवाइन बॉडी कह सकते हो। और भी कई सारी चीजें, सितारों को चीर देगा, पानी में चल देगा, ये वो बस इतना ही। साथ में जियांग को यहाँ पे स्पेशल नोट भी दिया जाता है कि यहाँ पे साओ जिया पार्टिकल सोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो के यहाँ पे जियांग की बॉडी के साथ भी मर्ज हो सकता है। तो फिर जियांग हम लोगों को बताता है कि ये डिवाइन सेपरेशन बॉडी यहाँ पे बेसिकली इंटरनल अफेयरनेस का एडवांस वर्जन है। मान लेते हैं ट्रांसलेटर की मर्जी, कुछ ना बोलो भाई, देखते रहो बस। इसके बाद जियांग और भी कई सारी चीजें बोलता है, ये वो पावरफुल, वो भाड़ में जाओ भाई, मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारी बातें। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साउथ जिया बिल्कुल नाइन की तरीके ही बाहर निकलता है और वो जियांग को बताता है कि उसे भूख लगी है। अब उसे यहाँ पे डिवाइन डीमन का मीट खाना है। फिर जियांग उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो भाई, तुमने ऐसा कुछ पहले तो कभी नहीं किया। इस पे जिया आगे से बताता है कि उसने ऐसा कुछ नाइन से सीखा है। वो चाहता है कि नाइन उसे एक्सेप्ट कर ले छोटे ब्रदर के रूप में। इसके बाद हमारी मुलाकात यहाँ पे एशियन गॉड कल्ट जियांग नाइन टेम्पल से होती है। अब ये अलग प्रजाति है जो कि यहाँ पे ग्रैंड जिया के ऊपर हमला करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे इनके लीडर को देखते हैं जो कि आगे से पूछता है कोई न्यूज आर्बिटर के बारे में। कोई इस बंदे का नाम या फिर पोजीशन का नाम 7th सीट है। फिर एक बंदा आगे से यहाँ पे जियांग जन के बारे में न्यूज बताता है कि उसने यहाँ पे हेवनली स्प्लिटिंग ब्लेड को मास्टर कर लिया और उसको अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइड भी कर दिया है। और साथ ही में उसने यहाँ पे जेंगाओ को भी पूरी तरीके से हरा दिया और उसके पास डिवाइन लेवल एबिलिटी भी है। इसके बाद जेंगाओ के साथ क्या हुआ किसी को भी नहीं पता है। और जो भी लोग यहाँ पे जेंगाओ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ पे अनजान तरीके से मारे गए ब्लैक क्लैश की वजह से। तो फिर 7th सीट का पोजीशन होल्डर यहाँ पे कहता है कि इस मामले को यहीं पे छोड़ दो और ग्रेट जिया जी की अंडर रैंकिंग और भी ज्यादा बढ़ा दो, यानी कि जिन पे असैसिनेशन अटैक होते हैं उस वाली लिस्ट को। और साथ ही में जियांग जन का नाम यहाँ पे चौथे नंबर पे रख दो और साथ ही में बॉन्टी लेवल भी बढ़ा दो। जो भी इन लोगों को मारेगा उन्हें और भी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे और वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे 6 स्टार लेवल पे प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 2nd, 3rd, 5th सीट होल्डर्स को यहाँ पे लिंक ने मार दिया, यानी कि सॉर्ड गॉड ने। हमारा एशियन गॉड कल्ट काफी टाइम से यहाँ पे असक्रिय रहा है, यानी कि कुछ काम धाम नहीं कर रहा था, एकदम लोअर पोजीशन पे थे, अंडरग्राउंड एकदम। लेकिन एशियन गॉड ने आज तक हम लोगों को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा हमारी मदद की है। इसलिए अब समय आ चुका है कि हम लोगों को भी यहाँ पे एशियन गॉड के लिए कुछ करना चाहिए। और ये जो सारी मुंडी के ऊपर आंखें हैं यही इन लोगों का एशियन गॉड शायद। और ये मुंह में आंखें कौन रखता है भाई, होठों से देखो तुझे आंखों से चूम लो। इसके बाद हम लोग 7th सीट होल्डर को थोड़ा सा और गहराई में जाते हुए देखते हैं और वो यहाँ पे एस्टिमेटेड स्पाइडर एम्बरर के पास आ चुकी थी और उसे ग्रीट करती है। और वो यहाँ पे उसके साथ कुछ अलायंस वलायंस बिठाने के लिए आए थे, लेकिन स्पाइडर उसे जैसे ही देखता है तो उससे कह देता है कि भाग जाओ यहाँ से, मुझे इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं है। मी टू। लेकिन इसे 7th सीट होल्डर ने यहाँ पे मैनिपुलेशन में एकदम पीएचडी हासिल कर रखी थी। ये आगे से कहता है कि हम लोग यहाँ पे इंसानों की एकदम गंदी और घटिया बॉडी पोजेस जरूर करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा पहले ही एशियन गॉड की हो चुकी है, इसलिए तुम हमें यहाँ पे एशियन गॉड की अपोस्टल्स बुला सकते हो। वो 7th सीट होल्डर यहाँ पे स्पाइडर से कहता है कि उसकी जो रेस है वो बाइजल रेस के अंदर यहाँ पे एकदम टॉप पे है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे उसके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेट करने के लिए आ चुके हैं अपने गोल को पाने के लिए, कि उनका गोल सेम ही है। ये जो लंबी लंबी आंखें हैं ये इनका गॉड नहीं है, ये स्पाइडर डीमन है। पता चल गया होगा, लेकिन मेरा फर्ज है बताना। फिर वो स्पाइडर डीमन आगे से कहती है अपनी बकवास अपने पास रखो, मुझे अपना मकसद बताओ। जिस पे आगे से चीखते हुए कहती है कि इसे जियांग नान की बर्बादी देखनी है, जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, जैसे कि जियांग और उसकी फैमिली। वो यहाँ पे स्पाइडर डीमन को इन्वाइट करना चाहती है ताकि वो यहाँ पे अपने बीस्टों को रिलीज कर सके जियांग नान के जियांग सिटी के, जब यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा होगा। और इसी डिस्ट्रक्शन के बीच में जितने भी लोग मरेंगे वो लोग उनका सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल करेंगे एशियन गॉड को समन करने के लिए। और उस टाइम पे एशियन स्पाइडर एम्बर यहाँ पे कुछ भी एशियन गॉड से मांग सकता है जो उसे चाहिए होगा। इनकी डील डन हुई या नहीं हुई वो हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगले सीन में हम लोग जुआन युवे को देखते हैं क्योंकि जियांग का दरवाजा खटखटा रही थी। उसे कहती है उठो यार बाहर आओ। जियांग बाहर निकलता है, उससे पूछता है कि चलो चलते हैं। तो आगे से शर्माते हुए कहती है कहाँ चले। जियांग उससे कहता है हम लोग डेट पे जा रहे हैं ना, अगर हम लोग डेट पे नहीं जा रहे हैं तो फिर तुम्हारे रूम में चले, वो सब कुछ करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। उस पर जुआन युवे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत यहाँ से चली जाती है कहते हुए कि मेरे डैड ने तुम्हें बुलाया है, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, चुपचाप चलो मेरे साथ। तो फिर हम लोग जुआन युवे के फादर को देखते हैं जो कि किंग ऑफ डूइंग नथिंग के टाइटल का एकदम फुल फायदा उठा रहे थे। इसके सोल्जर्स खड़े थे और ये आराम से भाई छाता लगाए बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था। जियांग के मन के अंदर सोचता है कि ये तो अपने टाइटल पे ही जीता है। जुआन के फादर यहाँ पे जियांग को बताते हैं कि ये सभी लोग उसकी सिटी के टॉप टायर टैलेंट्स हैं और वॉर जोन के टाइम पे ये सभी यहाँ पे जियांग के अपोनेंट में बदल जाएंगे। और इस लौंडे की तरफ देखो, इसका नाम यहाँ पे यूनफी है और ये हमारी सिटी के अंदर हिडन क्लास हीरोइक स्पिरिट गॉड वर्शिप का सेकंड जीनियस है, जो कि यहाँ पे जुआन के बाद में आता है। फिर जुआन अपने फादर से कहती है कि हम लोग यहाँ पे जियांग को अपने सीक्रेट्स क्यों बता रहे हैं। जिसपे जुआन के फादर आगे से कहते हैं माफ कर दो यार, जवान फिसल गई। तो फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआन के
फादर उसे यहाँ पे बिल्कुल भी बाहर वाले की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ पे वाइड आइज की मदद से सब कुछ देख सकता है। इसके बाद जुआन के फादर उन सभी लोगों से कहते हैं कि 8 दिनों के बाद यहाँ पे ग्रेट जिया जीनियस रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला है और तुम सभी लोगों को यहाँ पे उसके अंदर हिस्सा लेना है। इसलिए तुम सभी लोगों को अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पे 9 लीड डिवाइन ट्रेजरी को ओपन करने वाला हूँ ताकि तुम लोग ट्रेनिंग कर सको। इस पे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक स्टेप हो सकता है, लेकिन 9 लीड डिवाइन ट्रेजरी काफी ज्यादा पावरफुल और सीक्रेट रियलम है इन लोगों के लिए, जो कि ग्रेट जिया के अंदर टॉप सीक्रेट रियलम मानी जाती है। पर फिर जियांग को समझ में आ जाता है कि मुझे बुला के ये लोग यहाँ पे चूरन नहीं देने वाले, ये मुझे भी उसके अंदर घसीट लेंगे। इन लोगों को यहाँ पे बताया जाता है कि ये लोग जब ट्रेजरी को यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे जी क्लैन की, तो फिर वो ट्रेजरी यहाँ पे 10,000 कदम लंबी है। बेसिकली वो पूरी ट्रेजरी यहाँ पे एशियन गॉड के क्रॉप से बनी हुई है। मैंने कहा था ना कि ये खून की बूंदे कहाँ से लाए, तो इनके पास पूरी की पूरी बॉडी है, तो ये रही बॉडी। जुआन युवे के फादर आगे से बताते हैं कि तुम लोग उस एशियन गॉड की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करोगे। 80% हम लोगों ने पहले एक्सप्लोर कर ली है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा खतरनाक है, खासकर उसके सर वाला एरिया। उसके पास जाना भी नहीं तो मौत निश्चित है। उसी टाइम पे साउथ बाहर निकलता है और वो यहाँ पे जियांग को बताता है कि उसे यहाँ पे एशियन गॉड की क्रॉप्स बॉडी खानी है। यम्मी यम्मी टम्मी ठम्मी, ये है इसकी लाइन है भूख को दिखाने का तरीका। जियांग उसे कहता है पहली बात भाई, इस तरीके से बच्चों की तरीके बातें ना करो यार, तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये सूट नहीं करता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे किंग ऑफ डूइंग नथिंग हमें क्या ऑफर करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक साथ ही जाएंगे जहाँ पे भी जाएंगे। वह भी जुआन युवे के फादर जियांग से भी कहते हैं कि हमारे साथ चलो यार, तुम वहाँ पे क्यों खड़े हुए हो। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि जुआन युवे के फादर उसे यहाँ पे बाहर वाला बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं और ना ही उन्होंने यहाँ पे जियांग से कोई डिमांड की है कि उन्हें कुछ चाहिए उस ट्रेजरी को एक्सप्लोर करने के बदले में। यूनफी यहाँ पे साउजुए के फादर से कहता है कि हम लोग यहाँ पे जियांग को क्यों इनवाइट कर रहे हैं, वो तो बाहर वाला है। लेकिन वो आगे से कहते हैं कि वो बाहर वाला अभी है ना, क्या पता का वो हमारा घर जमाई बन जाए। इसके बाद वो पीछे बढ़ के जियांग को थम्स अप करते हुए कहते हैं कि कोशिश जारी है, तुम्हें ट्रेजरी के अंदर इन जुआन को प्रोटेक्ट करना है किसी भी कीमत पे, इतना याद रखना। क्या पता हमें दुनिया के दूसरे सूबे देखने का मौका मिल जाए। जुआनी में समाते हुए कहती है कि किसी मदद चाहिए इसकी। इसके बाद वो लोग उस गेट पे पहुंच जाते हैं जिसके जरिए लोग बॉडी के अंदर एंटर होंगे। अब मैं उसे ट्रेजरी नहीं करने वाला, वो भाई बॉडी एकदम साफ साफ। हम लोग पीछे की दीवार को देखते हैं जहाँ पे कई सारी चीजें लिखी हुई थी। मुझे ये लगता है कि भाई एस्ट्रोटॉक्स के कोड लिखे हुए यहाँ पे, एक ऐसे लोगों को फुद्दू बनाना है। मैंने भी एक बार लॉग इन किया था क्योंकि फ्री सर्विस दे रहे थे। मैंने पूछा बीवी कब मिलेगी, तो वो आगे से कहते हैं समय आने पे मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता था कब भाई कब, तो आगे से कोई जवाब ही नहीं आया क्योंकि सर्विस एक ही बार मिली थी। तो मैंने तुरंत ही लॉग आउट करके डिलीट कर दिया ऐप, क्योंकि समय और चूतिया दोनों एक साथ नहीं काटे जाते। लाइन बड़ी गंदी है लेकिन बड़ी डीप बात कही है मैंने। और इसी के साथ ये एपिसोड ये भी एंड होता है क्योंकि जिसके बाद फाइट शुरू हो जाएंगी और तुम्हें मजा आएगा। तो उससे पहले ही खत्म कर देता हूँ। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो फिर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, और ये वाली चीजें चैनल से रिलेटेड नहीं है। मैं यहाँ पे अपने पर्सनल फायदे की बात कर रहा हूँ। क्या तुम में से कोई अंधा अमीर है कि पापा से 100 रुपए मांगो तो वो यूं दे दे, पूछे नहीं क्या करोगे, दे दे बस। और अगर अंधे अमीर हो तो फिर क्या तुम्हारे पास पीसी है, गेमिंग पीसी है, स्टीम ऐप है, और क्या तुम गेम्स खरीदते हो, मतलब तुम्हारी गेमिंग लाइब्रेरी कुछ ज्यादा ही बड़ी है। अगर ऐसा है तो भाई मेरे साथ यार लाइब्रेरी अपनी शेयर कर लो यार, गेम खेलने का मौका मिल जाए मुझे प्लीज यार। अपने भाई के लिए इतना नहीं कर दो यार। और अगर तुम सच में अमीर हो और तुम अपनी गेमिंग लाइब्रेरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो ताकि इस गरीब को भी गेम चखने का मौका मिल सके, तो फिर तुम नहीं मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सारे बेरोजगार वहीं पे ही तो मिलते हैं। ये जोक था बाय द वे, सीरियस ना लेना। हमारी गेमिंग वाली डील को याद रखना भाई प्लीज। और मैं सीरियस हूँ सच में, गेमिंग लाइब्रेरी शेयर करना चाहता हूँ ताकि गेम का मजा ले सकूं। तो मुझे इतना ही करना था अभी के लिए। बाय बाय, टाटा और सायोनारा, एंड नॉट द लिस्ट संस्कृत में पुनः नीलामी। बाय बाय।